सेकंड, अगर मैं जैसे मैंने बताया कि उसके पास उसके ब्रेन में जो है वो ट्रेनिंग हुई भी होती है, उसको ट्रेन किया गया है, तो जरूरी नहीं है कि ट्रेन जो है वो उसको करंटली किया गया हो। जब तक डेवलपर ने उसके अंदर जो डाटा डाला हुआ है, हो सकता है वो कल तक का हो सकता है वो 10 डेज पहले तक का, और हो सकता है कि 2 दिन पहले का। अब जब मैं उससे कोई करंट कोई ऐसी चीज पूछूं जो उसको उसकी नॉलेज में ना हो, तो वो क्या करेगा, वो वेब सर्च करेगा जाके। समझ आ रही है बात? किसी को कुछ भी समझना है तो वो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। अच्छा, अगर मैं चीज होती है डीप सर्च। डीप सर्च का किसी को मतलब पता है? वेरी गुड। जब कोई ऐसा टास्क हम एलएलएम को देते हैं जिसमें उसे रिसर्च करने की जरूरत पेश आए, उस वक्त वो डीप सर्च करता है। लाइक उसने अगर मैंने उसको इनपुट ऐसा कोई दिया जिसमें बहुत सारी वेबसाइट पे रिसर्च करना हो, या फिर किसी चीज को कंपेयर करना हो, तो इस सूरत में वो वेब सर्च यूज करेगा, डीप सर्च यूज करेगा। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, मेरा बजट है $1000, ठीक है। लैपटॉप मुझे एक खास मकसद, मतलब गेमिंग के लिए, समझ लें गेमिंग के लिए या कोडिंग के लिए कुछ भी, और बजट हमने उसको बता दिया, ठीक है। और फिर हमने उसको बोला कि कंपेयर करो इस प्राइस के अंदर कौन कौन से लैपटॉप आ रहे हैं। अब वो एलएलएम हमें जो है वो डायरेक्ट आंसर नहीं करेगा, वो थिंक करेगा, सोचेगा, एनालाइज करेगा कि वेबसाइट जो है वो सर्च करेगा, जो हमारे बजट के अंदर लैपटॉप आ रहे हैं उनको लिस्ट करेगा, फिर वो जो है हमें बेहतरीन से 3 से 5 जो हमारे ऑप्शन होंगे वो ला के देगा। इस चीज को हम एलएलएम की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रीजनिंग। रीजनिंग मतलब सोचना। जैसे अब अच्छा, रीजनिंग करवाना हम खुद भी कर सकते हैं। तो खुद हम किस तरह कर सकते हैं? हमने अपने प्रॉम्प्ट में उसको बोलना है कि थिंक हार्ड, या फिर उसको बोलना है कि थिंक करके फिर मतलब सोच के जवाब दो। तो अब जब एलएलएम अपना रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा तो वो सोचेगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे, कोई थोड़ा टाइम लेगा, वो उसके बाद सोच के जब वो जवाब देगा तो वो कहलाता है डीप सर्च। अच्छा, जो भी ग्रुप के अंदर है ना, उनको पता होगा इस बुक की लिंक मैंने शेयर की थी, और लास्ट क्लास में सर जिया ने भी बताया था कि इस बुक को पढ़ के आना। जो हमारा मेन चैप्टर है वो है एआई प्रॉम्प्टिंग इन 2026। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस चैप्टर को सही तरीके से पढ़ा है? सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए? 13 कॉन्सेप्ट या स्टार्टिंग पढ़िए? 10। अच्छा, नॉलेज वर्सेस पावर यूजर आप पढ़िए हैं? नॉलेज वर्सेस पावर यूजर पढ़िए हैं, जाना चाहिए। तो देखिए, इस चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। अब एआई प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये है कि एआई से बात करने का तरीका। अब आपको पता चल गया है एआई क्या है, मॉडल क्या है, एलएलएम क्या है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेमोरी क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब हम सीखते हैं कि एआई से बात किस तरीके से की जाती है। 2023 के अंदर जो एआई प्रॉम्प्टिंग थी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट थी, सही। तो 2026 के अंदर जो प्रॉम्प्टिंग है वो बिल्कुल ना चेंज हो चुकी है। अब हम 2026 वाली भी डिस्कशन करेंगे और 2022-23 वाली भी डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि पहले किस तरह की प्रॉम्प्टिंग यूज की जाती थी और अब किस तरह की ये चेंज हुई है। तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ कि कौन से हमारे वो 13 कॉन्सेप्ट है जिनका यूज करते हुए हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम ये अपना कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे तो उसके बाद आपको सोचना कि किस तरह से हम 80% रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नोविस वर्सेस पावर यूजर, ठीक है। अच्छा, इस बुक को कितने स्टूडेंट्स पढ़ गए हैं? ठीक है, आप लोगों में से कौन बताएगा नोविस वर्सेस पावर यूजर क्या होता है? और इसके अलावा प्री वे नोविस आप लोगों से कौन बताएगा? चलिए आप आ जाए, गर्ल्स में से आप आ जाए। नोविस मतलब जो कि बिगनर्स होते हैं, जिन्हें ज़्यादा मतलब पता नहीं होता किसी कोई टूल यूज़ करने का। और पावर यूज़र मतलब जो कि एडवांस होते हैं, प्रो होते हैं किसी चीज़ में, जैसे कोई टूल यूज़ करने में प्रो होते हैं, तो इसलिए इसका मतलब थोड़ी सी सही बता। नोविस मतलब कि जो बिल्कुल बिगनर होता है, जिसको प्रॉम्प्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता, मतलब वो डाटा नहीं देता अपने प्रॉम्प्ट के साथ, उसको कहते हैं नोविस। और पावर यूजर जो कि सुपर प्रॉम्प्ट लिखता है, बहुत अच्छी तरीके से उसने कॉन्टेक्स्ट भी दिया, हर चीज उसने डिफाइन की बहुत अच्छी तरीके से, वो कहलाता है पावर यूजर।
समझिए जैसे एक न्यू कोलीग होता है हमारा या एक न्यू स्टूडेंट जिसने एडमिशन लिया है, अब उसको स्कूल के बारे में या इतनी नॉलेज नहीं है कौन सी टीचर है क्या है, जब आप उसको सब चीज़ें बताते हो तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो समझ लें कि वो पावर यूजर है। प्री ट्रेंड नॉलेज जो होता है बेसिकली बेसिक वर्ड्स में वो होता है कि जब एलएलएम बना रहे होते हैं कोई चैट जीपीटी का एलएलएम बन रहा होता है या जेमिनी का, उस एलएलएम बनाते हुए उसके अंदर उस डेट तक की सारा नॉलेज डालते हैं। फिर जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था और वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, और फिर जब बनने से पहले वो सारा नॉलेज डाल देंगे। प्री ट्रेन नॉलेज का मतलब ये है, और अगर कि प्री ट्रेन नॉलेज के अंदर नहीं होगा वो चीज़ सवाल जो किया है हम लोगों ने, जैसे कि ईरान का वॉर हुआ था, उसके लिए फिर वो वेब सर्च यूज करेगा AI। अच्छा, अभी हम जो है 13 कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है नॉलेज वर्सेस पावर। तो इधर जो है ना छोटी सी यहाँ डायग्राम, ये अगर मैं आप लोगों को वहाँ से समझाऊँ तो अच्छा वॉकिंग फिर अच्छा आप सब लोगों ने कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मतलब डेटा। अब एक यूजर आता है और एआई से पूछता है मैं कौन सी गाड़ी बाय करूँ, ठीक है। अब एआई वो क्या करता है? नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। तो एआई क्या करेगा? वो कुछ भी रिस्पॉन्स करेगा, लाइक टोयोटा बाय कर लो, होंडा सिविक बाय कर लो, मर्सिडीज बाय कर लो। तो एआई जो है वो क्या करता है? अपनी जो भी ट्रेनिंग है उसमें से रिस्पॉन्स कर रहा है। जस्ट एक जो है ना पावर यूजर आता है, मतलब एक अच्छा यूजर जिसको एआई के बारे में पता है। आप जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए तो आप सबको पता है कि एआई के साथ किस तरह से बात की जाती है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, दो चीजें आपको पता है, ठीक है। अब जो है ना पावर यूजर आता है, सबसे पहले वो इंश्योरेंस जो भी है वो जो है एज अ कॉन्टेक्स्ट जो है ना एआई को देता है, मतलब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एआई को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डीलर देता है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। 5 साल से मैंने सेविंग की है 15 लाख रुपए, ठीक है। अगले 5 सालों तक मैं 15 लाख और सेविंग कर सकता हूँ, सही है। तो मेरा इस वक्त कितना बजट है? 15 लाख रुपए है। अब मैं एआई को देना वो सारा बजट बताऊंगा कि मैंने 5 सालों में इतनी सेविंग की है, मेरा करंट बजट इतना है, अगले 5 सालों तक मैं इतनी जो है सेविंग कर सकता हूँ। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे जो है मतलब जो भी चीजें हैं, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो मैंने एआई को दे दी। अब एआई मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसकी बेस पे रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब एआई को बताऊं मेरे फैमिली के अंदर 2 मेंबर है बस, इसके अलावा नहीं है। अब मुझे ये बताएं क्या मुझे एआई यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा कि आप हाईएस्ट बाय कर लो? नहीं करेगा ना, क्योंकि मेरे फैमिली के अंदर 2 मेंबर है, मुझे 2 सीट वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये बताएं मुझे यहाँ पे एआई जो है 1 करोड़ वाली गाड़ी सजेस्ट करेगा? नहीं करेगा। अब मुझे यहाँ पे एआई 5 लाख रुपए वाली गाड़ी सजेस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको मैंने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बता दी है कि मेरा जो बजट है वो इतना है और आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं इतना जो है बेसिकली सेविंग कर सकता हूँ। तो वो होता है पावर यूजर। पावर यूजर के अंदर जो मेन चीज है वो है कॉन्टेक्स्ट, सही है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। जैसे अगर हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे तो वो यही उस चीज के बारे में समझ पाएगा। तो अब किन स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया कि नोविस यूजर क्या होता है, पावर यूजर क्या होता है? सबको समझ आ गया? जिनको समझ नहीं आया वो बात खड़ा करें। चलिए सही, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे, जो हमारी टीम है, जो हमारे टीचर्स हैं, वो दोबारा रिपीट कर देंगे इस चीज़ के बारे में। तो अब हम थोड़ा सा आगे तक मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्री ट्रेनिंग, ठीक है। आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम जो है ना 13 कॉन्सेप्ट है ना हम कवर अप करेंगे। इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सही। अगर हम आज की क्लास में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर पे मूव होंगे, उसकी अगली क्लास में दूसरे चैप्टर में मूव होंगे, क्योंकि आपको पता है 3 वीक के बाद आपका एग्जाम होना है। तो एग्जाम से पहले सारे हम लोग आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें। ये अच्छा अब जो है हम टॉपिक बात करें प्री ट्रेनिंग। अब सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। मेरा नाम सुभान कलादी है, ठीक है। अब एआई मॉडल है ना जो एलएलएम होते हैं, अब एलएलएम के अंदर 2023 तक जो भी इंटरनेट पे डेटा था, न्यूज़ का डेटा, विकिपीडिया का डेटा, जितना भी डेटा है ना वो मैंने एआई को ट्रेन किया। ये जो भी डेटा था उस डेटा के बेस पे मैंने एआई को ट्रेन किया। अब सुभान जो है मैं 2025 में फेमस होता हूँ इंटरनेट पे, तो एआई को पता है कि सुभान कलादी कौन है? नहीं पता ना, क्योंकि एआई के अंदर जो हमने ट्रेनिंग की थी वो 2023 तक की थी, ठीक है। 2025 में कोई फेमस होता है या उससे अगले भी फेमस होता है उसको कुछ नहीं पता।
तो जो एआई का जो ट्रेन किया जाता है मतलब डेटा को होता है सॉरी जो मतलब प्री ट्रेन होता है वो ये होता है कि एआई को हम ट्रेनिंग करवाते हैं डेटा सिंपल। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमारा 3 कॉन्सेप्ट है वो है रिट्रीवल मोड। हमारे पास 3 मोड होते हैं सही, प्री ट्रेन, वेब सर्च, डीप सर्च। अब प्री ट्रेन आप लोगों को पता है कि जो भी एआई के पास नॉलेज होगी उस नॉलेज की बेस पे हमें एआई रिस्पॉन्स करेगा। परफेक्ट। अब फॉर एग्जांपल 2023 तक जो भी डेटा था एआई के पास उसके अंदर जो भी उसके अंदर ये नहीं पता कि सुभान कलानी कौन है। उसके बाद जो है ना सुभान कलानी 2025 में फेमस होता है तो वहां पे एआई क्या करेगा, वेब सर्च टूल का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, क्योंकि सर्चिंग करेगा तो फिर हमें रिस्पॉन्स कर सकता है कि सुभान कलानी कौन है, ठीक है। अब सुभान नाम के बहुत सारे जो है ना लड़के, ठीक है, बहुत सारे हैं कि कोई फॉर एग्जांपल गवर्नर हाउस में पढ़ता है, कोई पीआईएस में पढ़ता है, कोई सेनानी में पढ़ता है। अब जो वेब सर्च है ना वहां पर भी हमें गलत रिस्पॉन्स आ सकता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक मोड है जिसको कहा जाता है डीप सर्च, ठीक है। ये क्या करेगा, डीप सर्च करेगा, मतलब उसके पास जो है ना डिफरेंट सोर्सेज में से डेटा को गेट करेगा। ये वो सुभान कलानी बोलते हैं जो जीआईएससी के अंदर टीचर है, तो हमें वहां पर सही रिस्पॉन्स कर सकता है। तो अब हमें ये बताएं कि प्री ट्रेन, वेब सर्च, डीप सर्च आपको समझ आ रहा है? जिनको नहीं समझ आया हम दोबारा से जो है उसको रिपीट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हमारे पास जो है ना थियरी टॉपिक में 13 मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो हम 13 को हमने कवर करना है विदिन 3 वीक्स, क्योंकि अब आपके 2 वीक्स रहेंगे उसके बाद आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में ये सब टॉपिक्स आएंगे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इन सब पे हमें कमांड होनी चाहिए, वरना हम लेके चलेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो उसको हम रिपीट ही करेंगे। अच्छा ये जो 2 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं कि नोविस वर्सेस पावर यूजर और प्री ट्रेन्ड नॉलेज, ये सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? ठीक है। अच्छा थर्ड सॉरी कोई क्वेश्चन जी, प्री ट्रेन्ड नॉलेज। अच्छा हमने लास्ट क्लास में एलएलएम डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था यार कि एलएलएम के पास इंटरनेट पे जितनी भी नॉलेज है ना, वो बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कुछ जितनी नॉलेज है ना इंटरनेट पे उस सब पे एलएलएम ट्रेन हुआ है। तो प्री ट्रेन्ड नॉलेज पर उसी को हम अगर दूसरे वर्ड में बोलना चाहें तो भाई कुछ ना कुछ प्री ट्रेन्ड नॉलेज है उसके पास। और इसका एक मतलब ये भी है कि लेट्स से हम अपना एलएलएम ट्रेन कर रहे हैं, अब हम है ना 2023 तक जितना भी डाटा इंटरनेट पे था ना अवेलेबल, ठीक है, उस सब पे अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, तो उसका ना एक ब्लॉकेज आ जाएगा। अब जो 2024 में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना उसके बारे में हमारे एलएलएम को कोई नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। अगर आप उससे करंट सिचुएशन का पूछना चाहेंगे ना कि भाई ये जो है गवर्नर हाउस में जो है ना यही समर कैंप चल रहा है नहीं चल रहा, तो उसको कोई आइडिया नहीं होगा उसका, क्योंकि लास्ट टाइम जो उसकी नॉलेज अपडेट हुई थी वो कब हुई थी 2023 में। तो अब उसके 2 साल बाद 3 साल बाद क्या हो रहा है, आजकल क्या चल रहा है, करंट चीजें क्या है, उसकी नॉलेज एलएलएम के पास नहीं होगी, ठीक है। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्री ट्रेन्ड का, इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। अगर इसको आप आराम से सिंपल तरीके से समझना चाहेंगे ना कि एलएलएम हमें पता है कि किस तरह से डेटा पे ट्रेन हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशन होगी ना कि 2023 तक के 2024 तक के किसी डेटा पे ट्रेन हुआ है। ऐसा नहीं होता कि एलएलएम दोबारा ट्रेन हो गया, ठीक है। एक तो हमें ना दोबारा नई चीजें सीख रहे हैं, दोबारा नई चीजें देख रहे हैं, तो हमारा माइंड दोबारा ट्रेन हो गया, बट एलएलएम का माइंड एक स्पेसिफिक डेट तक ट्रेन हुआ है, ठीक है। वो अब जैसे जैसे नए मॉडल आते हैं वो नए तरीके से ट्रेन होते हैं, ठीक है। तो बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब कोई क्वेश्चन इसमें भी, कोई भी कंफ्यूजन? जी डीप सर्च उसका मानते हैं, प्री ट्रेन्ड नॉलेज सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन पूछ लो बता देंगे, बता दो, चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। अच्छा आप तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। अब एक तो हमने देख लिया यार कि ना एलएलएम के पास प्री ट्रेन्ड नॉलेज होती है, ठीक है। अब मसला ये है कि मुझे जानना है यार आज लाहौर में वेदर क्या है, ठीक है, या मैंने जानना है यार कि आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ मैं सब कुछ जो है चैट जीपीटी से ही पूछूं, मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँ और मुझे सारी चीजें मुझे देख के बता दे, ठीक है। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया एक मसला है, उसको पता ही नहीं कि आजकल क्या चल रहा है ना, उसको नहीं पता कि 2026 में क्या हो रहा है, 25 में क्या हो रहा है, वो तो 2023 तक का पता है उसको। तो इसका एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है, वेब सर्च, ठीक है। तो एलएलएम क्या करेगा, जब आप उससे पूछेंगे तो यार ये बताओ कि लाहौर में आज का वेदर क्या है, बोलेगा यार मुझे इतना तो नहीं पता बट मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, मैं वेब सर्च कर सकता हूँ। वो जाएगा और गूगल पे सर्च करेगा कि भाई वेदर इन लाहौर, और आपको वहां से डेटा लाके उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। इसको हम करके भी देखेंगे अभी कि वेब सर्च में क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है। एलएलएम को नॉलेज कहाँ से मिल रही है, एक प्री ट्रेन्ड नॉलेज है उसके पास, ठीक है, वो कुछ डेटा पे ट्रेन हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और दूसरी नॉलेज कहाँ से ला रहा है,
वेब सर्च करके। जो करंट नॉलेज है वो कहाँ से मिल रही है AI को? कहाँ से मिल रही है? वेब सर्च करके, ठीक है। अब एक तीसरी चीज है, अब मैं कहता हूँ यार मुझे ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिटेल्ड थीसिस लिखना है अपनी मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, जो भी है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, उनमें से नॉलेज कंडेंस करनी पड़ती है, तो ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं तो नहीं जाऊंगा ना कि मैं जाऊँ और 10-12 आर्टिकल पढूं और उन सब में से नॉलेज गैदर करूं, तो इसका एक तीसरा तरीका हम ये भी AI से करवा सकते हैं। वो हम कैसे करवाते हैं? उसके लिए होता है डीप सर्च। अब डीप सर्च का टूल आपको मोस्टली AI टूल्स में नहीं मिलेगा, ये जेमिनी और एक दो और टूल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप जब जेमिनी पे जाकर बोलेंगे ना कि भाई डीप सर्च टूल यूज करो और मेरा XYZ टॉपिक है, इस पे डिटेल सर्च करके आओ, तो वो अपना प्रॉपर टाइम लेगा, 5-10 मिनट तक वो इंटरनेट सर्च करता रहेगा, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ेगा, पढ़ता रहेगा और बहुत देर बाद ना आपको लाके डिटेल्ड आंसर दे देगा कि भाई मैंने जो आपने मुझे टॉपिक दिया था ना, लेट्स से बायो का मैंने कुछ दिया कि मेरा ना थीसिस में इस पे लिखना है, तो आप इस पे डिटेल रिसर्च करके आओ। तो हमें किसी रिसर्चर की जरूरत नहीं है कि हम बैठ के आर्टिकल पढ़े, किसी को बोले, हम AI को बोलेंगे यार डिटेल डीप सर्च करके आओ, वो डीप सर्च करेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें इंटरनेट पे करंटली अवेलेबल है ना, वो सब लाकर ले आएगा, आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो 3 चीजें, पहली क्या चीज है, कहने कैसे नॉलेज मिलती है उसको, उस नॉलेज के पास प्री ट्रेंड होती है, ठीक है। दूसरा करंट नॉलेज कहाँ से लेके आता है वो, वेब सर्च करके। और तीसरा जब हमने कोई स्पेसिफिक बहुत डिटेल रिसर्च करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, डीप सर्च, ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं अगर चैट जीपीटी से पूछूं भाई करंट वेदर बताओ मुझे इस्लामाबाद का, तो क्या करेगा, करके देखे। अच्छा, किसी को यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि इन तीनों में से वेब सर्च कौन सा हो सकता है? नहीं, कोई भी नहीं है। कौन सा हो सकता है? कोई भी नहीं है। ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो पापा तो देखें 2 तरीके, एक तो हम डायरेक्टली टूल यूज कर ले, एक है कि हम एलएलएम से खाली क्वेश्चन करें और वो खुद सोचे यार कि उसमें कोई टूल यूज करना है नहीं करना, खुद से आंसर देना क्या देना है उसको छोड़ दो। तो हम बिल्कुल आसान तरीका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई आज इस्लामाबाद को बेहतर क्या है, ठीक है। सर्चिंग का वेब नजर आ रहा है, लिखा हुआ क्या कर रही है, वेब सर्च टूल किया, इंटरनेट पे गया, सर्च किया वेदर क्या है और लाके आ गया हमारे लिए वही 30 सेकंड, ठीक है। तो ये हमने करके देख दिया कि एलएलएम को पता नहीं है कि इस्लामाबाद में ऐसा क्या वेदर है, ठीक है। उसने एक टूल यूज किया, इंटरनेट पे सर्च किया और वहां से लेके वो डाटा आया और हमें दे दिया, ठीक है। तो वेब सर्च टूल इसीलिए यूज करते हैं कि कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है जो एलएलएम की ट्रेनिंग डाटा में नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, तो हम उसका भी एक सॉल्यूशन हमें मिल गया, क्या है, वेब सर्च। तो अभी टॉपिक बहुत क्लियर हो गया, समझ में आ गया हमें, सही है। अब डीप सर्च आप लोग खुद जाएंगे, जेमिनी यूज करेंगे, उसको बोलेंगे यार डीपली कोई भी एक टॉपिक दिया उसको कंटेंट राइटिंग देना है, एक्सवाईजी जूम टेम्परेचर देखेंगे, सही है, ठीक है। आगे बढ़े, अब तीनों टॉपिक क्लियर है, सभी टाइप करना चाहेंगे। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में कवर कर लिया था। कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, अगर सिंपली कोई बताए तो कॉन्टेक्स्ट भी ऑलरेडी एक और वर्ड होता है, क्या क्या कहना चाहेंगे आप कॉन्टेक्स्ट को? प्रॉब्लम नहीं, इंफॉर्मेशन, डाटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन डाटा, नॉलेज। मतलब अगर सिंपली समझे, हम कभी एलएम से बात करें, लेट्स से मैं एलएम को बोलता हूं यार जो मेरा पेट है ना वो सिक हो गया, बीमार है मेरा पेट। अब क्या एलएम को पता है कि मेरे पास कौन सा पेट है? हो सकता है पैरेट हो सकता है कैरेट हो सकता है डॉग हो। मैंने उससे क्वेश्चन तो पढ़ लिया और उसको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, वो मुझे बहुत एक जेनेरिक सा आंसर दे देगा कि यार गर्मी बहुत हो रही है आजकल, को ना पानी पिला, ठीक है, जेनेरिक आंसर दे दिया, मुझे आंसर चाहिए नहीं था। अगर अब मैं उसको बताऊंगा यार मेरे पास एक डॉग है, वो बुलडॉग है, 4 साल का है, उसको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है पिछले 1 हफ्ते से, तो मैंने क्या प्रोवाइड किया है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी। मैंने उसको बता दिया यार ये स्पेसिफिक एनिमल है मेरा, इसकी एज ये है, इसको ये मसला आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अपने प्रॉब्लम के अराउंड थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। अब जो मुझे एलएलएम आंसर देगा ना वो स्पेसिफिकली मेरी नीड के मुताबिक होगा, ठीक है। पहले अगर मैं उसको जेनेरिकली क्वेश्चन करता ना यार कि मेरा पेट बीमार है, तो वो मुझे आंसर भी जेनेरिक ही देगा। बट अब मैंने क्या करा, थोड़ा सा क्या प्रोवाइड किया, मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया। तो अब एलएलएम हमें जो आंसर देगा वो हमारे काम का होगा, वो जेनेरिक नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट आई थिंक क्लियर है, हमें नेक्स्ट में फॉर्म चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम, अब अगर हम कोई एक सिंपल मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेट्स से हम बोलते हैं 2 + 2, हम फटाक से बोल देंगे 4, सही है, कोई इतना सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, देर तक सोचते हैं बैठ के यार ये कैसे होगा, अच्छा ये वो, देर तक सोचते हैं ना हम बैठ के, थिंक हार्ड करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे नहीं कि आराम से आने लगे और इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे लिए सॉल्व करना इजी होती है
और कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो टाइम टेकिंग होती है, ठीक है। जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उतना ही टाइम भी लगेगा उसको सॉल्व करने में एक इंसान को, ठीक है। तो एलएलएम से भी हमें यही करवाना है। अब अगर एलएलएम को हम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देंगे ना और उसको बोलेंगे इसका आंसर कर दो, तो वो बगैर रीजनिंग के जेनेरिक सा एक आंसर दे देगा हमें। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर्ली उसको देखे, प्रॉब्लम को समझे, उसके सॉल्यूशन ढूंढे और फिर हमें उसका बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो हम अपने फॉर्म में ना एक सिंपल सी चीज ऐड कर देते हैं, हम उसको बोल देते हैं भाई थिंक हार्ड, ठीक है। बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम थिंक हार्ड या थिंक डीपली या एक्सरसाइज कुछ नहीं। इससे क्या होता है, उसका रीजनिंग एल्गोरिथम एक्टिवेट हो जाता है, वो आपके क्वेश्चन पे रीजनिंग करता है, उसको लगता है यार ये प्रॉब्लम एक्चुअली मुश्किल है और मुझे सोचना है, मुझे इस पे टाइम लगाना है। तो आराम से अगर अपना टाइम लेता है, उस पर डीपली सोचता है इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और वो सोच समझ के टाइम लेके आपको आंसर करता है, ठीक है। तो बस एक अपने कीवर्ड ऐड करना है अपने किसी फॉर्म में कि भाई रीजन डीपली या थिंक हार्ड अगर आप उसको बोल देंगे ना, तो वो क्या करेगा, डीपली उस चीज को देखेगा, सोचेगा, समझेगा और फिर आपका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी चीजें, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चले। तो कुछ क्वेश्चन हैं सर आपसे पूछेंगे, अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि 5 टॉपिक में बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आप टेस्ट हो जाए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्वेश्चन करो मैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक सवाल करूं, ठीक है ना। मैं एक इंटर्न और एआई के पास जाऊंगा, ठीक है, और मैं एक सवाल करूंगा, आप लोगों ने बताने मुझे कि वो सवाल जो है उसका जवाब वो प्री ट्रेन्ड मॉडल से देगा, वेब सर्च करेगा या तो वो डीप सर्च करेगा, ठीक है ना। अच्छा मिसाल के तौर पे आपका होमवर्क हर मॉडल का ना अलग अलग होता है। जो सबसे पहला मॉडल आया था ना चैट जीपीटी का GPT 1, ठीक है, वो जो मॉडल आया था उसकी जो प्री ट्रेन्ड नॉलेज थी उसका, इसको कहते हैं कट ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। ये टर्म इस्तेमाल होती है कट ऑफ नॉलेज। अभी मिसाल के तौर पे जो न्यू मॉडल्स चल रहे हैं वो होते हैं जेमिनी 2.5, जेमिनी 3, अपना क्लाउड 4.8, इनका जो कट ऑफ नॉलेज है वो है जनवरी 2025, ठीक है, मतलब के पिछले साल, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कट ऑफ नॉलेज। इसके जनवरी के बाद की 2025 जनवरी के बाद की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए वो क्या करेगा, वेबसाइट करेगा ना, वहां से भी क्या करेगा वो ज्यादा देर होगा, यहाँ से भी आनी चाहिए, ठीक है। और मिसाल के तौर पे मैं उससे सवाल करूँ कि इसाक न्यूटन कब पैदा हुआ, ठीक है, उसने कब अपनी जर्नी स्टार्ट की, उसने कब डेरिवेटिव बनाया, उसने कब ग्रेविटी अपना उस डिस्कवर की या उसको बताया उसके बारे में ग्रेविटी के बारे में, तो वो क्या इस्तेमाल करेगा, वेबसाइट। और मिसाल के तौर पे आप कोई मिसाल के तौर पे सुभान भाई हमारे आपके टीचर, ये आजकल बड़े मशहूर हैं, पहले नहीं थे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं उनसे कहता हूँ कि सुभान करादी GIAIC में पढ़ाते हैं, ठीक है, और मुझे उनके बारे में बताओ, मैं उनके बारे में बायो लिखना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, डीप सर्च करेगा, पहले वो वेब सर्च करेगा, ठीक है, क्योंकि नॉलेज में तो नहीं है ना, रिलेटेड नॉलेज में नहीं है, वेब सर्च करेगा, सुभान भाई के बारे में पहले वो करेगा कि कौन है क्या है, लेकिन मैंने उससे क्या बोला कि मुझे बायो चाहिए, तो वो पूरी डीप रिसर्च करेगा, वो वेबसाइट पे यूट्यूब को भी सर्च करेगा, ठीक है, वो इंस्टा को भी रिसर्च करेगा, वो आपका ट्विटर को भी रिसर्च करेगा, और पूरी डीप रिसर्च करेंगे, हाँ भाई ये इनका ये चैनल है, इतने फॉलोअर्स हैं, पूरी डीप रिसर्च करके आपको बताएगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, रस्सी को फैंसी। अच्छा ये टेस्ट भी करेंगे हम, ठीक है, चलिए अब आ रहा, अब देखें ये बायोग्राफी आ गई, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, सुभान करादी इधर पाकिस्तानी फुल स्टैक डेवलपर AI एंथुसियास्ट एंड कंटेंट क्रिएटर बेस्ड इन कराची सिंध पाकिस्तान। अब आप एक बात बताएं, ये बात इसको कैसे पता, उसकी नॉलेज में ये बात थी या नहीं, ये देखो आ रहा है नजर आपको, तो उसने क्या किया होगा, वेबसाइट किया होगा ना, लिंक्डइन पे गया होगा, AI लिंक्डइन पे गया, उसने देखा कि अपनी सुभान करादी की ये इंफॉर्मेशन लिंक्डइन पे मौजूद है, फिर वो यहाँ पे गया, ये देखें ये क्या है, ये इनके यूट्यूब का चैनल है सुभान करादी, है ना, पोर्टफोलियो, अच्छा पोर्टफोलियो ये था, तो देखा मतलब ये पोर्टफोलियो तक गया, इसने डीप रिसर्च, इसने लिंक्डइन नहीं देखा, इसने हर सोर्स को देखा जहाँ जहाँ सुभान करादी की इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे सोर्सेज भी है, कितनी सारी सोर्सेज, कितनी डीप रिसर्च की है इसने, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये आपने देख लिया ना, किस किस को समझ आ गई ये बात, जिसको समझ नहीं आई वो अपने बराबर वाले से पूछे, ठीक है, क्योंकि उनको बात समझ आ चुकी है। तो अब क्या करें, अच्छा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है साइकोफेंसी, ठीक है। अब
इशू ये होता है कि एलएलएम को ना थोड़ी सी आदत है हाँ में हाँ मिलाने की, ठीक है। आप उसको जो भी बात करते हैं बोलते हैं हाँ यार ठीक बात है। मैं चैट जीपीटी जैसे बोलूंगा ना यार मेरे से ना बर्डन हो गया, बोलेगा वो हो कोई बात नहीं, दिल हमें हो गया ना, अब अच्छा फील कर रहा हूँ कोई बात नहीं, ठीक है। जो भी मैं एक्स वाई कोई भी सिचुएशन रखूंगा ना वो मुझसे एग्री करेगा, बोलेगा यार तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा तो होता ही है, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। तो ये इशू है, ये इशू कब आता है कि जब हम एलएलएम को जो है ना प्रॉम्प्ट गलत तरीके से देते हैं। अब मैं एलएलएम को अगर प्रॉम्प्ट ये दूंगा ना कि यार 5 ऐसे फैक्ट्स बताओ जो ये प्रूव करते हैं कि एलन मस्क से ज्यादा बेटर बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो प्रूव करने लग जाएगा ये चीज। वो ये नहीं देखेगा मैं कौन हूँ, एलन मस्क कौन है, वो देखेगा मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया है और वो उसको सही प्रूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर हम उसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहे होंगे ना तो वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। हमने उसको एक डेस्टिनेशन बता दी कि तुमने करना क्या है, तुमने ये प्रूव करना है कि हुजैर अहमद खान एलन मस्क से बेटर बिजनेसमैन कैसे है, तो वो प्रूव करने में लग जाएगा। बेशक वो गलत सलत बताए, हेलुसिनेट करे, बट उसकी डेस्टिनेशन उसको गोल हमने प्रोवाइड करी है, उसमें क्या करना है तो वो करने लग जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ना हम एलएलएम से ऐसे प्रॉम्प्ट नहीं देते कि वो हमारी हाँ में हाँ मिलाए और हमारी बात मानने लगता है, ठीक है। हम जब भी उसको प्रॉम्प्ट देते हैं ना वो फैक्चुअल बेस्ड होता है, हम उससे क्वेश्चन करते हैं यार इसमें रीजन करो, थिंक करो कि ऐसा है भी कि नहीं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर हम उसको ऐसे बोलेंगे कि वाकई में ऐसा है कि नहीं, एलन मस्क से बेटर बिजनेसमैन मैं हूं, अगर ऐसे बोलेंगे तो कभी वो बोलेगा कि हाँ यार एलन मस्क तो छोटा बिजनेसमैन है, आप बोल सकते हो, कभी ऐसे बोल सकते हो नहीं। लेकिन अगर आप उस डायरेक्शन में उसको ले जाएंगे कि आपने प्रूव करना है कि एलन मस्क छोटा बिजनेसमैन है लेकिन मैं हूं असल बिजनेसमैन, तो वो उस डायरेक्शन में चले जाएगा, ठीक है। ये हम करके भी देखेंगे। और सर इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे टेक्निकली? अच्छा, आप लोगों को पता है कि एआई जो है वो प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड, ठीक है? नहीं पता? सच में नहीं पता? अरे चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो एआई है ना वो आप समझिए कि ऐसी कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। इसके पीछे एक एल्गोरिथम, आसान अल्फाज में समझ में लाइक थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके पीछे एक एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम क्या करता है, आप जो प्रॉम्प्ट देते हैं ना उसका नेक्स्ट वर्ड जो है, वैसे टोकन होता है लेकिन वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, उसका जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसको वो प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। और वो उसको स्कोर करता है कि कौन से चांसेस है, ठीक है, इस वर्ड का कितना चांस है, इस वर्ड का कितना चांस है, इस वर्ड का कितना चांस है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर वो आपको पूरा जवाब ला के देता है मिली सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये पीछे का एल्गोरिथम होता है जो प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। अब एआई का मसला क्या होता है, अब मिसाल के तौर पे मैं उससे जो सिक्वेंसी का मसला है वो ये है कि मैं उससे बोलूँ कि हाँ, मैं उससे बोलूँ कि यार होंडा जो है वो सुजुकी से अच्छी है, ठीक है। तो एआई को एक हिंट मिल जाएगा कि भाई इसका जो ये जो मेरा यूजर है जो मुझसे सवाल कर रहा है इसका जो माइंड है वो होंडा की तरफ है कि होंडा जो है वो सुजुकी से अच्छी है, तो वो होंडा की तारीफें करना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं? तारीफें। आप अपना मिसाल के तौर पे आपने लिखा है एक ऐसे, ठीक है, आपने बोला कि यार ये ऐसे देखो और मुझे बताओ ये अच्छा है कि नहीं। वो क्या करेगा, वो तारीफों पे तारीफें करेगा कि आपने तो बड़ा कोई खतरनाक ऐसे किया, शख्स को पीछे छोड़ दिया आपने, आप तो बहुत बड़े महान राइटर हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब ये मसला होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई पीछे हमने इसका टेक्निक लगाई है कि ये हमेशा आपकी बात को हाँ में हाँ मिलाए। ये ह्यूमन ट्रेन है ना, जितना भी कंटेंट ऑनलाइन मौजूद है उस पर ट्रेन हुआ है, तो उस ट्रेनिंग की वजह से ये ऐसा करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये देखें यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर पहली एग्जांपल है, फाइंड एविडेंस दैट दिस स्ट्रेटजी विल वर्क। आपने कोई स्ट्रेटजी बताई, मिसाल के तौर पे आपने बनाया कि मैं अगले क्विज की तैयारी ऐसे करूँ, आपने स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है। आप उसको एक हिंट दे रहे हैं कि भाई मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं उसके साथ मेरा माइंड उस स्ट्रेटजी की तरफ है, तो वो क्या करेगा, फाइंड एविडेंस दैट दिस स्ट्रेटजी विल वर्क। तो वो क्या करेगा, उसको अंदाजा तो हो गया ना आपका कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो वो उसके एविडेंस लेकर आएगा, ठीक है। वो उसके एविडेंस लेकर आएगा कि हाँ भी आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, आपके 5 मार्क्स आएंगे, आप टॉप करेंगे क्लास में। लेकिन इसका सही तरीका क्या है, इवैल्यूएट दिस स्ट्रेटजी लिस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। इवैल्यूएट मतलब कि इसको स्कोर करो, इसको इवैल्यूएट करो, इसको देखो कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, ठीक है। आर्गुमेंट्स करो कि इसके साथ और इसके अगेंस्ट, समझें कि इसमें कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं, स्ट्रेटजी में कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन कौन सी चीजें जो कि इम्प्रूव हो सकती हैं, समझ रहे हैं। अब आप एक और मिसाल दे देते हैं, व्हाई इज अप्रोच ए बेटर देन अप्रोच बी, ठीक है। आपने कोई अप्रोच बनाई, 2 अप्रोचेस बनाई आपने, अब आपने कहा कि अप्रोच ए जो है वो अप्रोच बी से बेहतर क्यों है,
अब ये तो सवाल आपने ऐसा कर दिया ना कि एआई को पता चल गया कि आपका जो माइंड है वो अप्रोच ए की तरफ है, तो वो क्या करेगा, वो अप्रोच ए की मतलब के तारीफें करेगा, वो आपको यही बोलेगा कि भी अप्रोच बी से अच्छा अप्रोच ए है। इसमें अब आप सवाल कैसे करना, इसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, इससे बचना कैसे है आपने, क्योंकि हमें जो एआई से आंसर चाहिए वो ये नहीं चाहिए कि वो हमारी हाँ में हाँ मिला, हमें चाहिए बेस्ट पॉसिबल आंसर, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी, बेस्ट पॉसिबल कोड। ऐसा ना हो कि ना कि अब हम तो अभी शुरू कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि बेस्ट चीज क्या है, ठीक है, तो कंपेयर, अब इसका न्यूट्रलाइज करने का तरीका क्या है, हम उससे बोलेंगे कंपेयर अप्रोच ए एंड अप्रोच बी, कंपेयर करो दोनों को, स्कोर ईच ऑन कॉस्ट रिस्क एंड टाइम, कंपेयर करो दोनों को और स्कोर दो दोनों को, 10 में से स्कोर दो दोनों को, कॉस्ट में, रिस्क में और टाइम में। देख रहे हैं आप कितना फर्क है। अब वो ये उसको ये पता नहीं चला कि हमारा माइंड किस तरफ है, इसको ये नहीं पता चला कि अप्रोच ए की तरफ है, अप्रोच बी की तरफ है, इसको ये पता चलता है कि मुझे जो है ना वो कंपेयर करना है दोनों को न्यूट्रल तरीके से, फिर वो न्यूट्रल तरीके से कंपेयर करेगा, जिसमें खामियां नजर आएगी वो बताएगा और फिर आगे वो आपको आंसर डाल के जनरेट कर देगा, ठीक है। किस किस को समझ आ गई? हैंड रेज, तो ये आप यहाँ से कम थी, क्या समझ में आया? सवाल है कोई सवाल है? हैंड भी रेज नहीं करते, फिर सवाल भी नहीं करते, सवाल तो करें और भी है, मैंने तो फिर समझ आ गया आप लोगों को, आगे बढ़े। क्या बोलते हैं, रिपीट किया जाएगा फिर आगे बढ़ा जाए? हाँ आप करें। ओके, साइकोमेंसी जो है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल वर्ड होगा, आप इसकी स्पेलिंग भी देख रहे हैं और इसको अपनी नोटबुक्स में भी लिख रहे हैं, हो सकता है एमसीक्यूज में भी आ जाए आपके। अच्छा, साइकोमेंसी का मतलब ये है कि जब हम एलएलएम से बात करते हैं तो हम उसको फोर्स कर देते हैं अपनी मर्जी का, मतलब हम उससे कहते हैं कि हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, हमारे इनपुट में जो है वो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम उसको देते हैं, तो ऐसा होता है कि वो फोर्स हो जाता है, वो चीज फिक्स हो जाती है, जो है वो अपने आउटपुट पे ये चीज हमें दे, समझ आए? अच्छा, हम एक मिसाल ले लेते हैं कि भाई मैंने एलएलएम को सवाल किया कि डोंट यू थिंक दैट चॉकलेट्स आर मोर हेल्थियर देन मिल्क, तो जब वो मैंने उसको ये कर दिया, ठीक है, अब वो मेरी हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो जाएगा, वो बोलेगा हाँ चॉकलेट बहुत हेल्दी है, मिल्क से ज्यादा हेल्दी है, तो मैंने अपने जो है सवाल में उसको फोर्स कर दिया कि आपने जो है ये चीज इसी तरह मुझे आउटपुट करनी है, समझ आई आपको? अच्छा, इसको न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका ये है कि जब भी आप अपनी चैट स्टार्ट करेंगे तो आपने स्टार्ट में उससे कह देना है कि डोंट एग्री विद मी, इफ आई एम रॉन्ग टेल मी एंड एक्सप्लेन व्हाई। जब इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं ना तो वो जो है आपकी अगर कोई भी आपकी गलती होगी या कोई भी ऐसी चीज होगी तो वो आपको पहले से ही बता देगा कि भाई आप इस वे में गलत वे में जा रहे हैं, तो इससे जो है हम हेलुसिनेशन से बच सकते हैं और जो है हमारा एक न्यूट्रलाइज जो है वो आउटपुट हमारे साथ आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आइट्रेशन या कह लें कि लूप। जब भी हम एलएलएम से बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट आंसर ही आपको प्रॉपर्ली और बहुत अच्छा मिल जाए, हम उसको आइट्रेशन करते हैं। आइट्रेशन का मतलब एक चैट करी, उसने रिस्पॉन्स दिया, फिर आपने चैट की, फिर उसने रिस्पॉन्स दिया। बेस्ट अप्रोच ये है कि 4 to 5 टाइम जब आपने चैट कर लिया, फिर जब उसका आंसर आएगा वो प्रॉपर्ली आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। इस चीज को हम जो है चैट करने को हम कहते हैं आइट्रेशन, मतलब अपना इनपुट जो है वो बार बार अपने रिक्वायरमेंट्स बताना, फिर उसमें से जो है वो आपका प्रॉपर आंसर निकल कर आए तो वो आपका जो है वो बेस्ट आंसर होगा। इसको हम कहते हैं लूप भी कह सकते हैं, ये रहा आइट्रेट लूप, द ब्रेन इज होम। अच्छा, द ब्रेन इज होम आइट्रेट लूप का मतलब क्या है कि जब हम एलएलएम से बात करते हैं, एक के बाद एक बात करते हैं, तो हमारे जो माइंड के अंदर जो प्रॉपर चीज हम उससे आउटपुट चाह रहे हैं वो निकल कर आना, समझ आई? मतलब आपने उससे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, आपने उसको कॉन्टेक्ट दिया, आपने उसको सब कुछ दिया, ठीक है। अब आपने उससे कहना है कि मुझे 3 to 5 ऑप्शंस बताओ। जब आपको 3 to 5 ऑप्शन बताएगा तो आपने उसमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर आपने उस ऑप्शन के साथ जो है वो एक्सपेंड करना है, उसको एक्सपेंड करना है। मतलब अगर उसने आपको कोई ऑप्शन समझ आया तो आपने बोलना है कि भाई इस ऑप्शन से मुझे और भी जो है इस तरह की मुझे इसकी टाइप्स दो, तो इस तरीके से आइट्रेशन चलती है। अच्छा, चैट जीपीटी सिर्फ एक जो है या एलएलएम कह लें सिर्फ एक चैट बॉक्स नहीं होता, हम उससे मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। लाइक हमने इमेजेस जनरेट करवाई, हम उसको ऑडियो दे सकते हैं, हम उससे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, हम उससे फाइल्स मतलब पीडीएफ दे सकते हैं, या हम उससे शीट्स जनरेट करवा सकते हैं, डाटा के टेबल्स जनरेट करवा सकते हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ हम जो समझते हैं कि हम ये सिर्फ उससे चैट कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं है। हम उससे मल्टीपल काम करवा सकते हैं, हम उससे ऐप्स बिल्ड करवा सकते हैं, कोई रेफरेंस का ईमेल देके हम ईमेल जनरेट करवा सकते हैं, इमेजेस तो आप सब नहीं करी होंगी, तो मल्टीपल काम जो है वो एलएलएम हमें करके दे सकता है। अच्छा भाई, ठीक है, समझ में आ गई ना बात कि मल्टीपल काम भी दे सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकता है, इमेज भी कर सकता है, ऑडियो भी कर सकता है। अच्छा भाई, ब्रेन फ्रॉम आइडिया टू आसान सी चीज है, क्या हम इसके लिए लूप चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन आगे बताएगा? इधर से एक इधर से आ जाए और एक इधर से, कौन आएगा? आप आओगे। और यहाँ से कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं, वॉलंटियर जो आएगा उसको सर उधर 5,000 दे देंगे, अभी भी नहीं। बेस्ड ऑन हाइब्रिड ग्रुप की एग्जांपल ये है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी वेब सर्च वगैरह, उसमें मोबाइल्स और पावर यूजर की एग्जांपल दी थी कि कार, अगर मुझे कोई कार खरीदनी है तो उसी के लिए हम बेस्ड ऑन हाइब्रिड ग्रुप की एग्जांपल भी इस पे यूज कर सकते हैं। बिल फर्स्ट मैंने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर पूरा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करा कि मेरी इतनी रेंज है, इतना यूजेज है, इतने पर्सन्स हैं, आप मुझे आगे कार सजेस्ट कर दो। उसने कार सजेशन दे दी, पूरा आंसर लिख के दे दी, लेकिन बिल फर्स्ट मैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ये लिस्ट कर उसे बताना कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तानी मार्केट में जो कार्स के मॉडल्स अवेलेबल हैं उसमें से कोई ऑप्शन बताओ, और पाकिस्तानी मार्केट की रेंज के लिहाज से बताओ। ऐसा ना हो कि वो मुझे कहीं और करे। तो जब मैंने ये चीज़ लिस्ट करी, उसने मुझे जो आंसर जनरेट करके दिया उसने मुझे दे दिया अमेरिकन बेस्ड। अब उसने कुछ ऐसे मॉडल बताए जो पाकिस्तानी मार्केट में है ही, वो अमेरिका में है खाली, जैसे फोर्ड कंपनी जो हो। तो उसमें फिर से मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया कि आप जो है मेरे ये चीज़ पॉइंट मिस कर रहे हो कि मुझे जो है पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से चाहिए। जब मैंने उसे फॉर्म एंटर करा तो वापस से उसने सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपनी तरफ से और फिर मुझे वापस से एक और जवाब दिया। फिर बिल्कुल कोई और मेरी नीड जो है वो मीट नहीं होती, तो मैं उससे बार-बार ये जो क्वेश्चन आंसर्स का सिस्टम चलाऊंगा। बेसिकली इस चीज़ को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग दिमाग चलाना। तो उसकी एक एग्जांपल ये थी कि जैसे अगर कोई कार मुझे खरीदनी है तो उसके बारे में स्पेसिफिकेशन जब तक मेरी मीट नहीं होती, मैं तब तक उससे चेक करता रहूँगा। जब फाइनली आगे मेरी रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएगी, फाइनल आंसर मिल जाएगा, तब वहाँ पे आके मेरा एक लूप में इटरेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग की स्टॉप हो जाएगी। अच्छा भाई, बड़ा अच्छा समझाया। आप लोगों ने किस ने गेम सबमिट करा दिया अपनी? जो गेम आप लोगों ने गेम सबमिट करा दिया अच्छा आप सुने, आप लोगों ने गेम जब बना रहे होंगे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपने एक ही प्रॉम्प्ट दिया, उसने एक ही प्रॉम्प्ट में आपको जबरदस्त सा गेम बना दिया, ऐसा हुआ था किसी के साथ? नहीं हुआ था ना, बार-बार आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ा था कि भाई हाँ जी आवाज नहीं आ गया वाली बना कोई वाली बना आप तो। अच्छा भाई, ये कोई स्टूडेंट आया, ये पापा जूता लग रहा है मुझे, कह रहा है ये कि प्रॉम्प्ट में मेरी गेम बना दी, तालियां बजाइए चाहिए इसके लिए। माया सर कह रहे हैं कि अच्छा हो गया। अच्छा अब देखें, अब ये तो मतलब कि एक्सेप्शन हो गए, ठीक है ना, ये जो बच्चा है ये स्टूडेंट ये एक्सेप्शन, ठीक है। अब बाकी वैसे जो आम यूजर जो होते हैं, पहली बारी में एआई का आंसर मतलब कि हम नहीं कर सकते कि 100% परफेक्ट हो, ठीक है। आप जब गेम बना रहे थे, आपने बोला कि यार ये कलर स्कीम मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर आपने उसको बोल दिया कलर स्कीम अच्छी कर दी, ठीक है। आपने बोला ये लेआउट अच्छा नहीं है गेम का, आपने वो चेंज कर दिया। आपने बोला ये जो एंटिटी है, ये जो प्लेयर है जो खेल रही है जो बॉल है, ये बॉल का साइज बड़ा है छोटा है या क्या है, जो भी आपने आइटरेशन करते रहे, एक प्रॉम्प्ट देके आप रुक नहीं गए, आप आइटरेशन करते रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। इसकी दूसरी मिसाल देते हैं, आप लिखवा रहे हैं एक आर्टिकल यूनिवर्सिटीज में ना, एक वो है आपका असाइनमेंट, आपने आर्टिकल पब्लिश करना होता है न्यूज़पेपर में, डॉन में या किसी न्यूज़पेपर में आपने आर्टिकल पब्लिश करना होता है। तो मिसाल के तौर पे आपको यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट बना हुआ है, आर्टिकल लिखना है, आपने पहली बार एआई को सारा कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि मैं इस टॉपिक पे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, मेरी जो टोन है, मेरी जो ग्रामर की लेवल है वो इतना है, आपने सब कुछ बता दिया। अब आपने उसको बोला कि भाई आर्टिकल लिखो इस टॉपिक पे, उसमें आर्टिकल लिख दिया अपना 300 वर्ड्स का 500 वर्ड्स का। उसके बाद फिर आपने बोला कि नहीं यार, इसमें जो वो मेन टॉपिक था ना, जो मैंने क्लास में पढ़ा था या जो मैंने किसी दूसरी जगह पे पढ़ा था, वो टॉपिक तो है ही नहीं। फिर आप उसको दोबारा से एडरेट करोगे, आप उसको कहोगे कि भाई ये टॉपिक भी डालो, वो टॉपिक उसने डाल दिया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा एडवांस टॉपिक डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद उसने ना, अब आपने उसको दोबारा से एडरेट किया, तो यार ये कुछ ज़्यादा एडवांस हो गया है, तो काम करो इसको मेरे लेवल पे लेकर आए, ठीक है। समझ में बात आ गई है? ब्रेन फ्रॉम एडरेट टू की किस किस को आ गई? आप लोग समझ में क्या नहीं चला रहा, या तो समझ में आ रही है
अगर समझ में आ रही तो हैंड प्रेस करें, अगर नहीं समझ आ रही तो सवाल करें, रिपीट करें। अभी एग्जाम्पल एक काम करते हैं, समझाने से कहते हैं ठीक है वो अच्छा, अब हम छोटा सा काम ये कर देते हैं कि हमने ना 7 टॉपिक्स कवर करने हैं, इसमें सबके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर थोड़ी सी मुशक्कत करें और जाके अगर डाउट सॉल्व करते जितने बच्चों के जो भी डाउट्स हैं। तो इस मरियम सलमान, अच्छा हम लोग आ रहे हैं सवाल करते हैं, भले से आपको समझ आ गया हो, आप इससे बढ़ के सवाल करने लाजमी, हम लोग आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपको, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि खामोश बैठो, आप तो ये डट के, ठीक है? अच्छा ये जो 7 टॉपिक है ना हमारा, ये सब में एक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है। अगर अब मैंने कुछ सिंपल टास्क करवाना है ना तो मुझे ये यूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं बताया हुआ है, हम इसको स्लाइड्स पे ओपन कर देते हैं। अब अगर मेरा कोई सिंपल टास्क है ना, लेट्स से मुझे पता है कि मैंने कार रेसिंग गेम बनाना है, तो उसको जाके बोलूंगा यार कार रेसिंग गेम बनाना है, जल्दी से बना दो, ठीक है? ये तो ये सिंपल टास्क है। अब मैं चाह रहा हूँ यार कि मुझे असाइनमेंट मिला है कि मैंने गेम बनाना है, अब मुझे क्या गेम बनाना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ, और उसमें अपनी जिंदगी में मैंने चैट जीपीटी को भी इन्वॉल्व कराना चाहता हूँ। तो मैं उससे ये पूछ सकता हूँ यार कि मेरे पास जो है ना एआई प्रॉम्प्टिंग की मेरी क्लास हुई थी, उसमें ना ये टॉपिक्स कवर हो गए, तो तुम मुझे सजेस्ट करो, मुझे ऑप्शंस दो कि मैं क्या क्या गेम बना सकता हूँ। मैं उससे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? तो वो क्या करेगा, बोलेगा यार आपने ये 5-6 टॉपिक्स कवर करे थे, इन टॉपिक्स की बेस पे आप ये गेम बना सकते हो, या आप एक स्नेक वाला गेम बना सकते हो, आप एक कार वाला गेम बना सकते हो, आप एक फाइटिंग गेम बना सकते हो, कोई कैट वाला गेम बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, वो आपको ऑप्शंस दे देगा। ये क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट उसको कोई एक्शन करने का नहीं बोला, कोई टास्क नहीं दिया, मैंने उससे क्वेश्चन किया, आप मुझे सजेस्ट करो। मैंने चैट जीपीटी को बोला मुझे सजेस्ट करो कि यार मुझे एक गेम बनाना है, अब मुझे किस किस्म का गेम बनाना चाहिए, मुझे हेल्प आउट करो, मुझे ऑप्शंस दे दो, ठीक है? तो वो मुझे पहले सबसे पहले ऑप्शंस दे देगा, ठीक है? मैं उसको बोलूंगा यार ये कार वाला गेम मुझे थोड़ा सही लग रहा है, इसमें बताओ कि हम इसको कैसे लेके चलना चाहिए, हम इसको सिंगल प्लेयर रखें या इसको मल्टीप्लेयर रखें, हम इसमें डिफरेंट कार्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन दें, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसमें। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, रीजनिंग कर रहा हूँ, आइटरेट कर रहा हूँ, बार-बार प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले ही जाके गेम बनाना शुरू नहीं किया, मैं उससे बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि मैं कैसे अच्छा गेम बना सकता हूँ, ठीक है? अब आप में से जिन बच्चों ने पहले ही प्रॉम्प्ट में गेम बना दिया होगा ना, उनकी गेम में, और जिन बच्चों ने आइटरेट करके 3-4 दफा उससे सवाल करे, उससे पूछा कौन सा गेम बन सकता है, इसमें क्या क्या फीचर्स मैं ऐड कर सकता हूँ, क्या चीजें जो मेरे गेम को और एक्साइटिंग बनाएगी, मैं कैसे कैसे लेवल तय कर सकता हूँ, ये आइटरेट क्या सारे क्वेश्चंस करें। हम क्वेश्चन करते रहेंगे, वो हमें आंसर देता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा हमें पता लग जाएगा यार हमें ये स्पेसिफिक गेम बनाना है, हमने डिसाइड कर लिया ये स्पेसिफिक गेम बनाना है, इसमें ये फीचर्स होने चाहिए, और फिर जब ये पूरी इटरेशन हो जाएगी उसके बाद हम उसको बोलेंगे यार अब मैंने डिसाइड कर लिया, हमने आपने मुझे 5 ऑप्शन दिए थे, उसमें से कार वाला गेम है, और कार वाले गेम में जब मैंने आपको बोला तो आपने मुझे इतनी सारी चीजें बताई कि हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, और हम ये चीजें रखेंगे, और अब हम गेम बनाने की तरफ जाते हैं। अब इस गेम में और जो मैं गेम ऐसे बनाता कि बस बोलता है मुझे कार वाला गेम बना दो, दोनों में डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों में। जो पहला वाला प्रॉम्प्ट था ना, जिसमें आप बोलोगे यार एक कार ऐसे गेम बना दो, वो जेनेरिक प्रॉम्प्ट है। अगर 600 बच्चे हैं ना, तो 500 बच्चों ने ऐसे ही किया होगा कि वो गए बोलेंगे मुझे असाइनमेंट मिला है और गेम बनाना है, जल्दी से बना दो, बनाया, एचटीएमएल डेवलप करी और भेज दी। बीच में से कुछ 5-6 या 10 मुश्किल से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सोचा होगा, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया होगा कि यार मैं कैसा गेम बनाऊं, मैं स्टैंड आउट कैसे करूंगा क्लास में, अगर मैं एक जेनेरिक गेम बना के ले आऊंगा तो वो सब बच्चे बना रहे हैं, मैं स्टैंड आउट कैसे करूंगा, मैं अच्छा गेम कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए उसने क्वेश्चंस किए होंगे, ऑप्शंस मांगा होंगे चैट जीपीटी से, उसकी सजेशन मांगी होगी, ठीक है? और आइटरेट करते करते वो एक ऐसे सॉल्यूशन में पहुंचा होगा जो बाकी बच्चों से बहुत डिफरेंट होगा। तो किसी ने खुद से आइटरेशन की है, ये पूछा हो उससे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसने ऑप्शंस दिए हो, फिर ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट किया हो, और फिर गेम बनाना शुरू किया हो। किस किसने ऐसे गेम बनाया, ठीक है? तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये वाला अप्रोच फॉलो करी, और किस किसने बोला यार कि ये कॉपी की वो इमेज जो सर सुभान ने शेयर की थी, चैट जीपीटी में डाली, बोला यार असाइनमेंट करना करके दे दो, बता नहीं रहे, अच्छा आपने ऐसे किया। और अभी जब मैंने दूसरे प्रॉब्लम से पूछा था तो 5-6 लोगों ने हाथ किया था, खड़ा किया था, पहले वाले ने पूछा तो 1-2 लोगों ने हाथ किया। असाइनमेंट हमारे पास बहुत सारे आए थे, तो फिर कैसे बनाया आप लोगों ने, बता नहीं रहे आप लोग, कहना ये नहीं कि कॉपी करा उसको दे दिया बोले बना दो, ऐसे नहीं किया। कैसे किया आपने, आप बना किया ही नहीं है यार, आप सबसे आगे बैठते हो, जल्दी भी आते हो, नोट्स भी लिख रहे हो, असाइनमेंट नहीं किया, अच्छा आप बनाना चाहो तो बना, चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। अच्छा तो ये 7 टॉपिक जो है हमारा ये क्लियर है, थोड़ा सा ये इट्स जस्ट अ टेक्निक, प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, ये हम हर बार यूज नहीं करते होते, अगर भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आता है जिसमें हम चाह रहे हैं अच्छा आउटपुट मिल जाए तो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है? आइटरेट करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा तो हमें ये बात तो पता है कि चैट जीपीटी
जब शुरू में आया था तो सब हम सब इसके लिए आपसे बात कर सकते थे और ये हमें जवाब भी देना, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ हैंड रेज कर रही थी क्वेश्चन, अच्छा सर को बुला रही थी, अच्छा तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ इसके अंदर और फीचर्स आने लगे, आस्ते आस्ते इसमें इमेज का फीचर आया, फिर वॉइस का फीचर आया, फिर वीडियो का फीचर आया। तो अब हम चैट जीपीटी से इमेजेस भी बनवा सकते हैं, वीडियोस भी बनवा सकते हैं, वॉइस भी जनरेट करवा सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं चैट जीपीटी से। लेकिन इसको करने का अच्छा तरीका क्या है? एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँ और उसको बोलूँ यार कि मुझे एक इमेज जनरेट करके दे दो, जैसे हमने लास्ट क्लास की एंड में करवाई थी, हमने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, उसने तब भी बहुत अच्छी इमेज जनरेट करने में दिखा दी थी, ठीक है, एक तो वो तरीका। लेकिन इसका एक अच्छा तरीका भी है, ठीक है। अब जो एक एआई मॉडल होता है ना, वो दूसरे एआई मॉडल की बात ज्यादा अच्छे से समझता है। जैसे दो दोस्त होते हैं ना, एक को दूसरे की बात समझ में आ रही है, जब दो दोस्त बात कर रहे होते हैं ना आपस में, तो हमें मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनको एक दूसरे के इशारे भी पूरी समझ में आ रहे हैं। वैसे जो एक एआई मॉडल की बात होती है ना, वो दूसरा बहुत अच्छे से समझ जाता है, ठीक है। जैसे ये दोनों जो है ना एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, अब मुझे नहीं पता है क्या बात कर रहे हैं, पर ये दोनों जो है ना आपस में एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, तो वैसे ही है इसलिए, ठीक है। तो अब होगा ये है कि अगर हमें कोई अच्छी प्रोफेशनल इमेज जनरेट करवानी है ना, तो उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले जाओ एआई के पास, उसको बताओ यार कि मैं ऐसी इमेज जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं एक इमेज जनरेट करवाना चाह रहा हूँ जिसमें एक आरती है, उसके अंदर 600 बच्चे बैठे हैं और एक स्टेज है, लैपटॉप नीचे पड़ा है, ठीक है। एक तो मैं डायरेक्ट फॉर्म दे सकता हूँ, वो इमेज जनरेट करवा देगा, बट इतनी अच्छी इमेज नहीं होगी। दूसरा तरीका ये है कि मैं उसको बोलूँ यार कि आप भी मुझे फॉर्म जनरेट करके दे दो, मैं ये चाह रहा हूँ कि विजुअल्स ऐसे होने चाहिए कि एक मार्की हो, उसके अंदर बहुत सारी सीट्स लगी हुई है, एक टीचर बैठा पढ़ा रहा है, सब बच्चे सुन रहे हैं, कोई नोट्स दे रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई जैसे भी कर रहा है। तो आप मैं ऐसी एक इमेज जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, आप इसको मुझे फॉर्म लिख के दे, ठीक है। तो क्या करेगा, जो भी एआई मॉडल होगा, जैसे आप जेमिनी के पास गए तो वो आपको डिटेल फॉर्म लिख के दे देगा, ठीक है। उसमें सारे स्पेसिफिक्स मेंशन होंगे, ठीक है। उतना डिटेल फॉर्म हम तो नहीं लिख सकते, अगर लिखने बैठेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और जब हम वो फॉर्म किसी भी एलएलएम को देंगे ना इमेज जनरेट करवाने के लिए, तो उस इमेज में जो हमने एआई मॉडल से प्रॉम्प्ट लिया है, उस प्रॉम्प्ट में और हमारे अपने प्रॉम्प्ट में रिजल्ट्स में हमें बहुत फर्क मिलेगा। तो जब भी आप कोई इमेज जनरेट करवाने जाए ना, तो हमने कोशिश ये करनी है कि पहले एक दफा अच्छा सा प्रॉम्प्ट भी एआई से लिखवा लें, एक टेक्निकल इन डेप्थ डिटेल प्रॉम्प्ट लिखवा लें और फिर उसकी बेसिस में जनरेट करवाएं, ठीक है जी सर, ठीक है। अब सेम केस यही है वीडियो के लिए भी है। अगर मैं कोई अच्छा अब किसी तरीके से अगर मैं वीडियो जनरेट करवानी है, अब मैं ना कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, ना मुझे कैमरास की बहुत सारी नॉलेज है, ना मुझे पता कि कौन सा एंगल से इमेज शूट करना होता है, क्या कितने डिग्री होता है, ये मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। बट एआई के पास ना ये सारी नॉलेज है, ठीक है। एआई के पास ये सारी नॉलेज है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, एक तरीका ये है कि भाई मैं जाऊँ उसको बोलूँ यार मुझे एक हल्की वीडियो जनरेट करके दे दे, इसमें हम हिंदी में बात कर रहे हैं, एक तो सिंपल प्रॉम्प्ट है। एक दूसरा है कि मैं किसी एआई मॉडल के पास जाऊँ, उसको बोलूँ यार मुझे सीवी का शॉट चाहिए जिसके अंदर जो है ड्रोन होगा बाहर और वो इमारत है, आवाज आ रही तो हवा नहीं, हवा आती तो आवाज नहीं आती, कुछ सोल्यूशन होता है। अच्छा तो अच्छा हम क्या कहते हैं, हाँ वीडियो जनरेट करवानी है अगर हमें, तो उसका भी सेम सिमिलर अप्रोच है। एक अप्रोच ये है कि हम कुछ जाएं एक ऊपर यार जनरेट दिस वीडियो एक्सवाईजी को जनरेट कर देगा, बट जेनेरिक रिजल्ट मिलेगा हमें, सब लोग ऐसे जनरेट करवा रहे हैं वीडियोस, ठीक है। इसकी भी एक अच्छी अप्रोच है। अच्छी अप्रोच क्या है कि हमें इसके लिए भी एआई यूज करना है। हमने उसको अपना डिजाइन आउटपुट बताया कि यार मैं चाह रहा हूँ कोई सीवी के पास से कोई शॉट आ रहा है, उसमें समुद्री लहरें भी आ रही हो, एक गाड़ी से भी आ रहा हो, पूरी डिटेल बता दी। अब उसने वो डिटेल समझ के एक डिटेल प्रॉम्प्ट हमें लिख के दे दिया कि यार जो टेक्निकल टर्म्स होंगी ना उसके वो ये यूज होगी, ऐसा कैमरा यूज हो रहा होगा, ये शॉट हो रहा होगा, ये वो एक्सवाईजी एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। अब जब वो प्रॉम्प्ट हम देंगे ना किसी भी एआई को वीडियो जनरेट करने के लिए, तो वो जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत फर्क होंगे इससे भी हम खुद जनरेट प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है। अब सर एक दफा इसको करके देख लेते हैं, हमें प्रॉम्प्ट देंगे और प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। अच्छा सर सुना ना एक और चीज है क्या करने, तो उसको भी समझ लेते हैं। अच्छा पहले जो है एआई जो मॉडल्स है वो सिर्फ टेक्स्ट समझते थे, तो इसमें जो चीज बात हो रही है कि मल्टी मोडल का ये है कि मल्टीपल लैंग्वेज मॉडल जो हम चीजें हैं वो ये एआई जो है वो क्या करता है, रीड कर सकता है। Modern AI handles image and audio in both direction. It can read image to upload. इसका मतलब ये है कि पहले जो है ना एआई के मॉडल से वो टेक्स्ट समझते थे। अगर हम एआई को देते हैं कि यार ये इमेज है, इसको एनालाइज करो, इस चीज में क्या लिखा हुआ है, किस चीज की इमेज है, वो हमें बता देगा। अगर हम एआई को वॉइस पूछते हैं तो वो वॉइस भी समझ पाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं चैट जीपीटी में, तो ये चीज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं।
सी प्रेस कर देते हैं, आप बात कर लो। Please generate an image of a cat walking in a street. अच्छा, अभी लैपटॉप से ना माइक का थोड़ा सा इशू है, तो वॉइस हम उसको नहीं पा रहे। अभी हम ये करवा सकते हैं कि इससे जो ना कोई फॉर्म जनरेट करवा ले, तो किसी के माइंड में कोई इमेज है जो वो जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, इसके लिए फॉर्म जनरेट करवाना, क्या विजुअल आ रहा है, क्या जनरेट करना है? गाड़ी का पोस्टर, इसको बोल दो गाड़ी का पोस्टर बनाना, ड्रिफ्ट कर दे दो और कोई और डिटेल्स, गाड़ी का कलर, सराउंडिंग में क्या होगा, तो उसको बोलते हैं आई नीड टू जनरेट एन इमेज ऑफ अ कार ड्रिफ्टिंग नियर सी, काइंडली generate a detailed form that I can provide to any image generation tool। ठीक है, सिंपल प्रॉम्प्ट दिया मैंने उसको बोला कि यार मुझे कार की जो है ड्रिफ्ट करते हुए सी में मतलब समुद्र की गाड़ी कोई कार ड्रिफ्ट करती हुई की ना इमेज जनरेट करवानी है, तो मुझे इसके लिए कोई एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिख के देगा। ठीक है, तो मैं इसके पहले कॉपी कर लेते हैं, इससे पहले प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं, उससे हम इमेज जनरेट करवाएंगे और एक हम खुद से जनरेट करेंगे। देखते हैं क्या सारे पहले हम ऐसी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि अपना हमारे सिंपल फॉर्म से इमेज जनरेट हो जाए, करके देखते हैं। अच्छा, एक और चीज अगर आपने नोट कर लिया, मैंने सबसे पहले ना अपना इंटेंट क्लियर किया था। ठीक है, मैंने उसको क्लियरली बताया था कि यार मुझे इमेज जनरेट नहीं करवानी, मुझे फॉर्म प्रोवाइड करो। अगर मैं उसको थोड़ा सा वेगली बताता ना तो चैट जीपीटी खुद ही इमेज जनरेट करके देता था, लेकिन मैंने क्लियरली बताया था कि भाई जनरेट अ डिटेल फॉर्म, ताकि वो कुछ भी कंफ्यूज हो ना। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम इसको जनरेट बोल दो ना कि आई नीड टू जनरेट इमेज ऑफ अ कार ड्रिफ्टिंग नियर सी, तो वो इमेज जनरेट करके दे देता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करना बहुत जरूरी है। अब देखिए उसने हमें कितना डिटेल प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया अभी, और इसमें उसने कीवर्ड भी बहुत ऐसे यूज करे होंगे जो हमें शायद समझ में ना आए, बट दूसरे एआई उसके दूसरे दोस्त को अच्छे से समझ में आ रहे हैं। जैसे लिखा है एन अल्ट्रा रियलिस्टिक सिनेमैटिक स्पोर्ट्स कार ड्रिफ्टिंग एट हाई स्पीड अलोंग अ कोस्टल हाईवे, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे मूवी की स्क्रिप्ट इसके अंदर लिख के दी है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या जनरेट होता है। तो ये हमारा फॉर्म था, पहले हम ना अच्छा, एक हमने डिटेल फॉर्म दिया और एक हम सिंपल फॉर्म देते हैं, देखना कितना फर्क आता है, फर्क आता भी नहीं आता। an image of from क्या था of a car drifting near mountain। okay, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगता है किसी का कोई क्वेश्चन इमेज जनरेशन से, बहुत सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन किसी का जनरेट हो गया दूसरी बात। अच्छा, इसमें जो है ना जितनी भी डिटेल्स हमने ऐड की थी उसमें सबका ध्यान रखना है। हमने कहा था कि फॉर्म में लगा था सिनेमैटिक और वो सब चीजें, तो उसने उस सब चीजों को उसमें देखा था। हमें देख के लग रहा है कि सिनेमैटिक किसी मूवी का शॉट है, क्योंकि हमारे फॉर्म में ही लिखा हुआ था। अब दूसरी तरफ हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था। उसमें मसला ये है कि एआई अपनी इमेजिनेशन में जो उसके आएगा वो बना के देगा। इस फॉर्म में हमने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की थी, हमने किसी एआई से एक फॉर्म जनरेट करवाया और उसमें सारी डिटेल्स मेंशन थी। ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि यार एक सिनेमैटिक सा शॉट आएगा किसी स्पोर्ट्स का, ये सब चीजें इसमें मेंशन है। ठीक है, अब दूसरे वाले में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्या पता किसी भी कार पे ना ड्रिफ्ट में शॉट दे दे, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी अच्छा सिमिलर चीज है। ठीक है, अब देखो बहुत ज्यादा फर्क है। एक और बात हमें इससे पता लगी कि अब जो मॉडल है ना वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए। मैंने एक जगह इतना डिटेल फॉर्म दिया और दूसरी जगह मैंने बहुत सिंपल फॉर्म दिया, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो अब एलएलएम जो है ना ये बेहतर लग रही है ना। ठीक है, तो अब यही बात है कि आप एलएलएम बहुत स्ट्रांग हो गए, बहुत स्मार्ट हो गए। अगर आप उनको कुछ बात देगी भी बता दे तो समझ जाते हैं, बट हमने फिर भी क्या करना है, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये जो भी आपकी क्लासेस में आपको सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम सिखा रहे हैं कि आपने क्या फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें भी ये सारा ये वाला जो 9th हमारा टॉपिक है ना, ये आपने से क्वेश्चन लोगों ने किया हुआ है, आपने हमको बता नहीं लेकिन आपने किया हुआ है। हमारा असाइनमेंट क्या था, क्लाउड या चैट जीपीटी यूज करते हुए गेम बनाना। ठीक है, प्रॉम्प्ट देना है और एक गेम बनाना है। ठीक है, तो आपने एक छोटी सी है क्लाउड या चैट जीपीटी के अंदर ही बनाई थी। ठीक है, और वो इंटरैक्टिव भी थी, उससे आप इंटरैक्ट कर पा रहे थे। तो ये उसी बारे में लिखा है कि आप कैसे जो है ना एक छोटी सी है सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे एक छोटी सी ऐप बना सकते हैं, और वो ऐप आपकी क्लाउड के अंदर खुद रन हो रही होगी। वरना हमें क्या करना पड़ता, हम कोड लिखते थे
अपने एनवायरनमेंट में, फिर उसको कहीं डिप्लॉय करते थे, फिर जाकर यूज होती थी। लेकिन अब वो सारा प्रोसीजर ऑब्सोलीट हो गया। अब क्लाउड पर हम जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई हमारा XYZ गेम बना दो, वो बनाता है और आपको एनवायरनमेंट देता है जिसके अंदर आप खुद रन भी कर सकते हो गेम। आप लोगों ने जो गेम बनाया होगा उसको क्लाउड के अंदर ही खेल पा रहे होगे, ठीक है। तो ये उसी बारे में, इसमें आपको एक्साइट करना चाहेंगे? गेम चलो ठीक है। अच्छा, तो 9 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, सिर्फ 4 और टॉपिक्स हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आना थोड़ा बंद हो गया। ऐसा ही है, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? सबको समझ में आ रहा है? इजी है? चलिए ठीक है। 2 वीक के बाद पता लगेगा जब क्विज आएगा कि कितना इजी था क्वेश्चन। अच्छा, आपने क्या किया हो, हमें ना एक आर्टिफैक्ट मिलता है, क्लाउड उसको बोलता है आर्टिफैक्ट। तो जब भी आप कोई चीज डेवलप करते हैं ना, तो क्लाउड आपको एक आर्टिफैक्ट मिलता है। आर्टिफैक्ट को यूज करने के 2 तरीके होते हैं। एक कि आप उसकी HTML फाइल डाउनलोड कर लो, दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको पब्लिश कर दो। पब्लिश का बटन आपको दिख रहा होता है, जब आप पब्लिश कर दोगे ना तो आपको एक लिंक मिल जाता है। वो लिंक आप किसी भी अपने दोस्त को दोगे, वो भी जब उस लिंक पे जाएगा ना तो वो उस गेम को खोल पाएगा और खेल पाएगा। क्रोम हो या वो सफारी यूज कर रहा हो, कोई भी ब्राउजर यूज कर रहा हो, वो उस गेम को खेल पाएगा। वैसे मोबाइल में यूज सर्च करेगा ना वो लिंक, वो खेल पाएगा। तो किसी ने पब्लिश किया था अपना गेम का, सबने HTML शेयर की थी, पब्लिश किया था। अच्छा, आपने पब्लिश करके क्रोम में खोला था, ठीक है, तो इसलिए आपको प्रोग्राम विजिबल हो जाता है। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस क्या होता है? लेट्स से मैं एक बिजनेस रन करता हूँ, मेरी जो ना दूध की दुकान है, ठीक है। अब मेरे बहुत सारे कस्टमर होते हैं, हर कस्टमर को ना एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मिल्क मैं डिलीवर करना है। लेट्स से एक एरिया है, 5 बजे मैं जाके जो है ना डिलीवर करता हूँ मिल्क, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो। तो अब इन सब कस्टमर्स का ना डाटा मेरे पास होगा कहीं ना कहीं। कोई और मेरा बिजनेस है, नेट से मेरा ई-कॉमर्स का बिजनेस है, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं, उनका बहुत सारा डाटा होता है। किसी भी में से कपड़े लिए हुए, कितने लिए थे, कब लिए थे, कहाँ लिए थे। तो ये जो बिजनेस होते हैं ना, ये सब जो है ना डाटा एक CRM में स्टोर करते हैं, कहीं ना कहीं सब अपने कस्टमर्स का डाटा स्टोर करते हैं। नेट से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 600 स्टूडेंट्स हैं ना, तो इन सब स्टूडेंट्स का डाटा भी हमारे एडमिन ने कहीं ना कहीं स्टोर किया, ठीक है। अब हम उस डाटा पे ना कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं। हमें पता है आपकी एज क्या है, आपका स्कूल कौन सा है, आप लोग कहाँ से आ रहे हो, क्या है, सब चीज़ें आपका डाटा हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उस डाटा पे कोई भी एनालिसिस करना होता है ना, वो भी हम AI से करवा सकते हैं, ठीक है। हम जो भी डेटाबेस की फाइल होगी उसको डाउनलोड करेंगे और AI को देंगे और हम उससे पूछेंगे यार ये बताओ कि इस डेटा में कितने बच्चे हैं जो ना हमारे पास 10 से 12 साल के बीच में या फिर 12 से 15 साल के बीच में, तो वो उस डेटा पे एनालिसिस करके हमें आंसर देते हैं। लेकिन एक मसला होता है इसमें, जब भी हम AI को कोई डेटा देते हैं ना बहुत सारा, तो वो कोशिश करते हैं कि यार बस ऊपर से ओवरव्यू करें, एक दफा उसको दे दे और आपको आंसर कर दे जल्दी से। लेकिन हमें इस प्रैक्टिस को जो है ना फॉलो नहीं करना, इससे बचना है, क्योंकि इसमें हेल्यूसिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। हेल्यूसिनेशन क्या होती है पता है? क्या होती है? कंफ्यूज होना और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और क्यों करता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड? सही पता है? आप बताओ हेल्यूसिनेशन क्या होती है? इधर आके बताओगे? आ जाओ आ जाओ, आप भी आओ। हेलुसिनेशन जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि जैसे कि आप AI से बात कर रहे होंगे गाड़ियों के बारे में, लेकिन ना AI ना भटक जाएगा और ना वो फिर जहाजों के बारे में बात करना स्टार्ट हो जाएगा, वो भूल जाएगा कि क्या टॉपिक करना है। और अगर कॉन्टेक्स्ट गलत देंगे तो फिर उसे लगेगा कोई और चीज़ की बात कर रहे हैं, तो फिर उससे भी फिर वो उसे लगेगा कि ना टॉपिक चेंज आप कर रहे हैं, तो फिर वो भी टॉपिक चेंज करके और फिर जवाब भी ये देगा। अभी जो है 10 की अजान भी ब्रेक लेते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अगर नमाज पढ़ना चाहें तो सामने जगह है, यहाँ से चले जाएं, नमाज पढ़ के 10 मिनट में आप वापस आ जाना। 7:28 हो गए तो 7:38 से 40 तक आप क्लास में आ जाना, क्योंकि हमने अभी 3 और टॉपिक कवर करने हैं इस क्लास में, तो आप ब्रेक कर लें 10 मिनट। जावा में जो बगैर नॉलेज देते हैं तो फिर वो उसी नॉलेज को ना सही साबित करने के में लग जाते हैं, जो बात होती नहीं है वो करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर हम उससे बोले कि लैम्बोर्गिनी से ज़्यादा फास्ट होती है मेरान, तो उसको जब वो ये सब घुमाने लग जाएगा मेरान ज़्यादा फास्ट होती है। हमें नमाज पढ़नी है तो अंदर आ जाए प्लीज। अच्छा, एक और हमारी टीचर जो है हमारे साथ है, वो अपना इंट्रो करवाएंगी और थोड़ा सा जो है वो रिविजन करवाएंगी। मिस समीना है हमारे साथ।
शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब सही होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, पिछली क्लास में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा वो गर्मी में दोहराया था। हमने जो जो टॉपिक पढ़े थे मैं एक दफा आप लोगों के सामने दोहरा देती हूँ ताकि आपकी याददाश्त भी थोड़ी काम करे। ठीक है, हमने पढ़ा था AI। क्या है AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी रीजनिंग, यानी इंसान जिस तरीके से सोचता है मशीन भी उसी तरीके से सोचती है। इसके लिए क्या काम करता है? LLM क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, यानी ब्रेन, AI का ब्रेन। और हमें इसके बाद सर ने हमें क्या पढ़ाया था? स्टेटलेस। जो LLM है वो स्टेटलेस होता है, यानी उसकी कोई मेमोरी नहीं होती, वो स्केलेबल होता है, यानी जो भी उसमें डेटा डालते हैं उसको बर्दाश्त करता है और उसको गिरने नहीं देता है। फिर हमने पढ़ा था कि प्रॉम्प्टिंग आप लोगों ने की, आप सब लोगों ने गेम बनाया। आप लोगों को जितनी अच्छी प्रॉम्प्टिंग आती होगी उतना ही आप अच्छा काम कर सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग के लिए आपको जरूरी है कि आपकी 3C को याद रखें, यानी कॉन्टेक्स्ट। आप अच्छा कॉन्टेक्स्ट दें, जितना अच्छा आप कॉन्टेक्स्ट देंगे उतना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट बनेगा। 3C में पहला C है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा C है कांस्टेंट, यानी लिमिटेशन। आपको पता होना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा अपने प्रॉम्प्ट में कि अगर आप जैसे एग्जाम मिसाल के तौर पे आपको कोई पैराग्राफ लिखाना है तो आपको बताना पड़ेगा कि इतनी लाइन का पैराग्राफ, इतने वर्ड्स का पैराग्राफ होना चाहिए। कोई भी काम आप करा रहे हैं उसकी लिमिटेशन आपको बतानी होगी। और नंबर 3 यानी 3C है क्लियर। आपको अच्छी तरीके से पूछना पड़ेगा, ये 3C है। तो फिर बताइए क्या है 3C? कौन बताएगा? हैंड रेस करें, शाबाश, बताइए 3C क्या है? पहला C कॉन्टेक्स्ट, नंबर 2 कांस्टेंट, नंबर 3 क्लियर, शाबाश। अच्छा, फिर हमें पढ़ा हैलोसिनेशन, यानी भूल जाता है। जब हम प्रॉम्प्ट देते तो हैलोसिनेशन आ जाता है, तो आप सही जवाब नहीं देता, गलत जवाब दे देता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देता है। और हमें भी लगता है कि जैसे बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, लेकिन AI भी गलती करता है, उस गलती को कहते हैं हैलोसिनेशन। फिर आपको आज सर ने पढ़ाया साइकोफेंसी, यानी खुशामद करना। वो आपको खुश करने के लिए कह देता है कि मैंने जैसे एक बॉस है, वो उसने कुछ आर्टिकल लिखा, वो पूछेगा कि मैंने कैसा आर्टिकल लिखा है, तो वो कहेगा बहुत ही अच्छा लिखा है। तो इस साइकोफेंसी इसको खत्म करने के लिए हमें ऐसे प्रॉम्प्ट देना है कि जिसमें ये शायबा न रहे, उसको उसकी गुंजाइश न रहे कि वो आपकी सिर्फ तारीफ करे, बल्कि ऐसा प्रॉम्प्ट दें। सर ने आपको सारी तरकीब बताई है ना कि किस तरीके से हम साइकोफेंसी को कम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी शायद के विषय। थैंक यू मिस माला, बहुत अच्छा बताया, तालियां दें इनके लिए। बुलाते हैं ताकि हमारे जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं वो कवर हो जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं डेटा एनालिसिस पे ध्यान। अच्छा, अब हम जब भी AI से डेटा एनालिसिस करवाते हैं, डेटा एनालिसिस होता क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे हमारे पास आप सबका डाटा है, हमें पता आपकी एज क्या है, कौन से स्कूल के XYZ। ठीक है, अब हमने कुछ एनालिसिस करवाना है। एनालिसिस ये हो सकता है कि हमें पता लगाना है आप कितने बच्चे हमारे पास जो है ना अभी अपने स्कूल के थे। हमने पूरा डाटा की शीट थी जितनी कि हमारे पास बच्चे थे, सबके नाम थे, पूरा डाटा था उसमें। और हमने AI को बोला यार मुझे बताओ कितने बच्चे अभी पब्लिक स्कूल के हैं, तो वो उसमें एनालिसिस करके हमें आंसर दे सकता है। इसके अलावा क्या पता मुझे पूछना हो यार कि कितने बच्चे थे हमारे पास जो 12 to 16 के एज ग्रुप में थे, तो उस डाटा को देखेगा, उस पर एनालिसिस करेगा और आंसर दे देगा। बट यहाँ पे एक ट्रैप है, एक छोटी सी मिस्टेक होती है जो AI करता है। वो करता क्या है कि यार जब भी हमको इसको डाटा देते हैं ना, तो वो खुद से खाली उसको देखता है, रीड करता है और हमें आंसर दे देता है। तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा ये होते हैं कि कुछ ना कुछ हेलुसिनेशन हो जाए, कुछ ना कुछ गलती उससे हो जाए। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि जब भी हम कोई शीट उसको दें डेटा एनालिसिस के लिए, बेशक बहुत सिंपल चीज़ भी हो, बेशक बहुत कॉम्प्लेक्स हो, हम उसको बोले यार कि आप जो है ना इसके पीछे पहले कोड लिखो, फिर एनालिसिस करो और फिर मुझे बताओ। अगर AI बगैर कोड लिखे एनालिसिस करेगा
तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उस एनालिसिस में हेलुसिनेशन हो सकती है, गलती हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ मैथ का और बोलो उसका आंसर बताओ और आप सिर्फ रीड करके बता दोगे, तो चांसेस है कि शायद आपने तुक्का मारा हो, शायद गलत आंसर हो। लेकिन फिर मैं आपको बोलूँ यार ये क्वेश्चन है, ये पेंसिल है, इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, तो आप आंसर करेक्ट बनाओगे, ठीक है, अगर आपको आता हो वैसे, ठीक है। तो एआई भी ऐसा ही है, अगर हम उसको बोलते हैं ना यार कि हमें इस डेटा पे एनालिसिस करके दे दो, वो बता दो यार कितने बच्चे हमारे 2016 तक के, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि वो बस देख के हमें आंसर करते हैं, कोई कोड नहीं लिखेगा। तो हमने उसको एक्सप्लिसिटली बोलना है कि भाई कोड लिखो, कोड रन करो और फिर उसके बाद हमें आंसर दो उस कोड की बेस पे, ताकि हमें आंसर कंप्लीट मिलेगा, उसमें कोई हेलुसिनेशन का चांस ही ना हो, ठीक है। तो आपने इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात याद रखनी है कि जब भी आप डेटा एनालिसिस करेंगे, अगर कभी भी एआई से डेटा एनालिसिस वर्ड बहुत मुश्किल है, पर इसका मतलब सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। आपने उसको शीट प्रोवाइड की, डेटा प्रोवाइड किया, या सिंपल आपका रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट उसको दे दिया, बोला यार बताओ कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स। ये भी डेटा एनालिसिस है, उसने आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स पर है और बताया यार पीएचडी में सबसे ज़्यादा है आपके, सिंपल है। और ऐसा ही अगर आप पूरे स्कूल के सब स्टूडेंट्स का डेटा ले लेंगे तो डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई टीचर ने करना है पूरी क्लास के डेटा पे, क्लास में 100 बच्चे, अब मैंने बोला यार कि किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है, तो कितने बच्चों के कितने सब्जेक्ट्स हैं और कितने सारे बच्चे हैं, तो ये डेटा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें अगर हमने कोई भी एनालिसिस करना है, उसके लिए क्या लाजमी होगा, कोड लिखना, कि एआई कोड लिखे, उस कोड की बेस पे एनालिसिस करे और उस कोड की बेस पे जो एनालिसिस किए उसकी बेस पे मैं आंसर करूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ आपने ऐड करके, जब भी डेटा एनालिसिस कर रहे हो कि आपने एआई को बोल रहे यार कोड रन करो, कोड रन करके मुझे आंसर दो, तो आपके चांसेस है कि आंसर सही आएगा, अच्छा आएगा, उसमें हेलुसिनेशन नहीं होगी, ठीक है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? डेटा एनालिसिस क्या होता है जी? आपकी आवाज़, अगर कोई इनका क्वेश्चन सुन के बता दें, क्या चैट जीपीटी की आवाज़ आई मुझे बस, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, इसका उनका क्वेश्चन ये है कि कह रही है चैट जीपीटी जो है ना, हमारी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करता है, हम उसको अपना नाम बताएंगे, अपनी एज बताएंगे, या कोई भी पर्सनल डेटा होगा तो उसको यूज़ करेगा। वो क्या यूज़ करेगा, क्यों यूज़ करेगा, वो डेंजरस है नहीं है, क्या है, इस पर सुभान भाई थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि ऐसा क्या होगा। छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों ने जो है ग्रुप पे अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ट्यूजडे स्लॉट का, तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक का नाम देखूं और उनकी लिंक पकड़ूं और उनका रोल नंबर देखूं और अपने गूगल डॉक्यूमेंट में ऐड करूं। तो मैंने क्या किया था, जो व्हाट्सएप की जो चैट होती है उसको मैंने एक्सपोर्ट किया, फाइल में मेरे पास एक्सपोर्ट हो गया डेटा फाइल में, तो वो फाइल मैंने जीपीटी को डेटा देकर मैंने उस डेटा को एनालाइज करवा के मैंने क्या बनवाई, रिपोर्ट बनवाई। तो इस तरह की जो फाइल्स होती है ना, उनका जो डेटा है ना, वो हम क्या करते हैं, गेट कर पाते हैं। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है कि कल मैंने ये काम किया था, तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, आपको आंसर मिला? आंसर मिला? नहीं मिला? नहीं मिला तो बताएं, नहीं मिला। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये था कि चैट जीपीटी जो है ना, अच्छा टॉपिक से थोड़ा हटके क्वेश्चन है इनका, लेकिन हम उसको कैटर कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है, ऑब्वियसली जितना भी इंटरनेट पर डाटा था वो सब उसने यूज़ कर लिया अपनी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अभी भी उसका पेट नहीं भरा। उसको और जितना डाटा मिल सकता है ना, उसको उतना डाटा चाहिए। जितना डाटा किसी भी मॉडल को मिलेगा उसको अच्छा होता जाएगा। अगर क्लाउड के पास कहीं से भी डाटा सोर्स आ सकता है ना, तो वो उसको लेने की कोशिश करता है। चैट जीपीटी को, क्लाउड हो, बेशक वो इलीगली भी लेना पड़े, वो कोशिश करता है। जितनी भी एलएलएम कंपनीज है, उनकी कोशिश ये होती है कि जितना डाटा मिल सके वो उतना डाटा लें। तो जितनी भी कंपनीज आपको बोलती है कि हमारा जो एलएलएम है वो, या व्हाट्सएप बोलता है कि क्रिप्टेड है, कोई डाटा लीक नहीं होता, कुछ भी है, तो ऐसा नहीं होता। आपका जितना भी डाटा है ना, उस पर एआई ट्रेन हो रहा है। जो भी आप अगर बात करते हैं वो उस मॉडल को पता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में है, उसकी बेस पर ट्रेन होता है। अगर आपने कभी नोट किया होगा कि वो आप अगर चैट जीपीटी से कभी उर्दू में बात कर रहे हैं, तो वो कुछ टाइम बाद आपको उर्दू में जवाब देना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को वैसे ट्रेन कर लिया कि आप कैसे बात करते हैं। अगर आप उससे बहुत टेक्निकल टर्म से बात करते हैं, प्रोफेशनली बात करते हैं, तो आपको ऐसे रिप्लाई देना शुरू हो जाता है। अगर आप उससे बहुत फ्रैंक होकर बात करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, तो वो आपको वैसे जवाब देना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को चेंज करता है आपके डेटा के मुताबिक, जैसा उससे बात करता है। और वैसे ही एलएलएम भी आपके डेटा के साथ ट्रेन हो रहा होता है, तो आपका डेटा सेफ तो नहीं होता। ये तो आपकी बात है। ठीक है, वो हमारे टोन और पैटर्न को जो है ना कॉपी कर देता है और अपने पास सेव कर देता है ना। सॉरी आवाज नहीं आ रहा। उन्होंने बताया कि चैट जीपीटी हमारे टोन को रिकग्नाइज कर देता है, जो हमारी बात करने का पैटर्न होता है उसको रिकग्नाइज करता है और वैसे ही जवाब देना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, अब आगे चलते हैं, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए। और अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है एआई डेस्कटॉप एप्स एंड परमिशंस। आप में से किसी ने भी
चैट जीपीटी या क्लाउड का डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल किया आपने किया और किसने किया आपने। तो आपके पास क्लाउड डेस्कटॉप है, पेड वर्जन है क्लाउड का आपके पास, फ्री में चलता है डेस्कटॉप पे, लिमिट से चल जाता है। अच्छा, अब जब भी हम किसी भी एलएलएम का या किसी भी एआई ऐप का डेस्कटॉप वर्जन लेते हैं ना, तो उसके कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान। फायदे ये है कि आप उसको आपकी पूरी मशीन पे एक्सेस मिल जाता है। लेट्स से अब डेटा एनालिसिस की एग्जांपल ले लेते हैं। पहले अगर मुझे डेटा एनालिसिस करवाने थे तो मुझे चैटजीपीटी की वेबसाइट पे जाके, जो मैंने अभी खोली थी, यहाँ पे जाके मुझे एक फाइल इसको देनी पड़ेगी और मैं उसको बोलूँगा यार इस फाइल पे मुझे डेटा एनालिसिस करके दे दो, जो भी मुझे चाहिए वो दे दो, ठीक है। तो वो मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई और फाइल है उसको देने और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है तो मुझे वो फाइल भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम कोई डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, इसकी क्लाउड डेस्कटॉप चैटजीपीटी का डेस्कटॉप वर्जन, तो उसका फायदा क्या होगा कि वो हमारी मशीन में जितनी भी फाइल्स रखी हुई है ना वो सब रीड कर सकता है। ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, ठीक है। अब मेरे पास रखा हुआ है मेरे जितने भी रिजल्ट्स हैं ना, फर्स्ट से लेकर नाटक तक के या यूनिवर्सिटी तक के जितने भी हैं, सब एक फोल्डर में सेव होते रहते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ यार कि क्लाउड जो है ना इनको देखे और मुझे एक समरी जनरेट करके दे दे कि पहले मैं कैसा स्टूडेंट था, मतलब फर्स्ट से फिफ्थ तक मैं कैसा था, मेरे ग्रेड्स कैसे आते थे, फिर मेरा कैसे कैसे ग्रेड्स कम होना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता मेरा क्या ट्रांजेक्शन था पूरे करियर का ना। तो एक अच्छी बात ये है कि मुझे वो सारी फाइल्स उठा के चैटजीपीटी को नहीं देनी पड़ेगी। अगर मैं डेस्कटॉप वर्जन ना हो फिर तो मुझे वो सारी फाइल 10 है 12 है 13 सारी उठा के यहाँ पे लाके पेस्ट करनी पड़ेगी और वो उसी सेशन में डेटा रहेगा और फिर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन डेस्कटॉप वर्जन में फायदा ये होता है कि हम सिर्फ उसको अपना फोल्डर बताएंगे। मैं उसको बोलूँगा यार बी फोल्डर में एक फोल्डर है रिजल्ट का, वहाँ पे ना मेरे सारे इवेंट्स पड़े हैं, तो उनको जाओ रीड करो और रीड करके मुझे उस पर एनालिसिस करके दे दो। तो इससे फायदा क्या होगा कि मैन्युअली हमें कोई भी शीट कोई भी फाइल उसको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसी तरह अब ये चीज करने के लिए ना आपको एक मसला फेस होता है। जब आप क्लाउड डेस्कटॉप इंस्टॉल करेंगे या चैटजीपीटी डेस्कटॉप इंस्टॉल करेंगे ना, तो उसके पास आपको मशीन को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि अगर परमिशन पहले से सारी हो तो वो जाए और आपके किसी भी फोल्डर में से कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट कर दे। एक्सेस तो है ना उसके पास, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलाउ करना पड़ता है कि आप उसको परमिशन दें। जब उसको परमिशन दे देते हैं ना तो उसके एक फायदा है एक नुकसान है। फायदा मैंने आपको बता दिया, नुकसान ये है कि हो सकता है हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, लेट्स से मेरे पास वही रिजल्ट्स पड़े हैं, अब मैं उसको बोलूँगा यार कि इस रिजल्ट्स में ना कुछ डुप्लीकेट्स हैं, कि जो है मेरा क्लास थर्ड का रिजल्ट था वो 2 जगह रखा हुआ डुप्लीकेट हुआ है, ऐसे ही फिजिक्स का भी 2 जगह रखा हुआ, ठीक है। तो जाके ढूंढूंगा कि दूसरी जगह कहाँ है, उसको डिलीट करो। अब हो सकता है कि उसको सही फोल्डर मिल जाए, सही फाइल मिल जाए और वो सही जो डुप्लीकेट था वो डिलीट कर दे, लेकिन इसमें एक डेंजर भी है। क्या पता वो जाए और मेरे ओरिजिनल जो रिजल्ट्स थे वो दोनों को डिलीट कर दे, क्या पता मैं उसको फेस पर बोलूँ वो फोल्डर डिलीट कर दे, क्योंकि एलएलएम है ना, पीछे तो एलएलएम ही है, तो वो हेलुसिनेट कर सकता है, ठीक है। तो जब भी हमें कुछ ऐसी चीज करनी होती है ना फाइल स्ट्रक्चर में, फोल्डर्स में, तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम उस पूरे फोल्डर का एक कॉपी बनाएं, ठीक है, और उस कॉपी फोल्डर में सारे एक्शंस परफॉर्म करवाएं। बेशक हमें फाइल्स डिलीट करवाने हैं, डुप्लीकेट डिलीट करवाने हैं, न्यू फाइल जनरेट करवानी है या फाइल्स मॉडिफाई करवानी है, एक कॉपी फोल्डर बनाएं, उसमें सारे एक्शन परफॉर्म करवाएं। अगर कोई फाइल बाय एक्सीडेंट डिलीट भी हो जाती है तो जो ओरिजिनल फोल्डर का उसमें तो रखा है, ठीक है। तो ये बस हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब भी हम कोई क्लाउड की डेस्कटॉप ऐप या चैटजीपीटी की डेस्कटॉप ऐप यूज करते हैं ना, तो उसमें से हमें ये परमिशन का ख्याल रखना होता है, ठीक है। आप सब चेक करेंगे और इसमें आगे चले, ठीक है। अच्छा, अब एक तो तरीका ये है कि यार मैं अब हम ट्वेल्थ टॉपिक पे आ गए, तो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। एक तरीका ये है कि यार मैं चैटजीपीटी के पास जाऊँ, अब मुझे कोई टेक्स्ट पे बात करनी है तभी मैं उससे करूँ, और इमेजेस जनरेट करवानी है मैं वो भी चैटजीपीटी से जनरेट करवा रहा हूँ, मुझे वीडियो जनरेट करवानी है मैं वो भी चैटजीपीटी से जनरेट करवा रहा हूँ, मुझे वॉइस जनरेट करवानी है मैं वो भी चैटजीपीटी से जनरेट करवा रहा हूँ। अगर एक नोविस यूजर होगा, बिगिनर होगा, तो यही कर रहा होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि चैटजीपीटी के अलावा बहुत सारे और एलएलएम प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारे और एआई टूल्स हैं, ठीक है। लेकिन एक पावर यूजर, एक अच्छा यूजर जो हमें बनना है, वो क्या करता है, वो देखता है यार कौन सा मॉडल है जो इमेज जनरेशन में बेस्ट है, क्या पता चैटजीपीटी से अच्छा कोई मॉडल हो, ठीक है। तो जो मॉडल जिस चीज में अच्छा होता है ना, उससे हम वही काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो जनरेशन में चैटजीपीटी इतना अच्छा ना हो, इमेज जनरेशन में बहुत अच्छा हो, वीडियो जनरेशन में उससे बहुत और अच्छे मॉडल्स भी हो। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ी रिसर्च करेंगे, देखेंगे एक वेबसाइट है arena.ai, ठीक है। एलएम अरीना पे लिखेंगे तो वो आ जाएगा, arena.ai लिखेंगे तब भी वो आ जाएगा। उसमें क्या होता है, सारे मॉडल आ जाते हैं,
आपको पता लग जाएगा यार कि इस टाइम पे कौन सा मॉडल टॉप कर रहा है कौन सी फील्ड में। वीडियो जनरेशन में कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है, इमेज जनरेशन में कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है, और वॉइस जनरेशन में कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है, टेक्स्ट टू स्पीच में कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है। तो हमने पहले ये देखना है कि किस चीज़ के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है और हमें वही मॉडल यूज़ करना है। जरूरी नहीं कि चैट जीपीटी हर चीज़ के लिए यूज़ करें, जरूरी नहीं है कि क्लाउड हर चीज़ के लिए यूज़ करें, ठीक है। जैसे कि अब आज से कुछ 1-2 महीने पहले या 3 महीने पहले हम जेमिनी यूज़ करते थे इमेज जनरेशन के लिए, जेमिनी बेस्ट था। लेकिन अब क्या हुआ, GPT-2 आया और उसने जेमिनी को बीट कर दिया। तो इस टाइम पे इमेज जनरेशन के लिए सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे आप जाएंगे उससे अच्छी इमेजेस कोई और मॉडल जनरेट नहीं करता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें अप टू डेट रहना पड़ता है। यहाँ पे हमें लिस्ट में मिल जाएगी कौन सा मॉडल किस चीज़ के लिए अच्छा है, उसको भी हम जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब क्लाउड जो है ना हमें कोडिंग के लिए, रीजनिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन इमेज जनरेशन में क्लाउड वीक है। अगर आप उससे इमेज जनरेट करवाएंगे ना तो वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। और चैट जीपीटी में आ जाए तो इमेज जनरेशन के लिए चैट जीपीटी बेस्ट है, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है कि आपको आउटपुट्स जो आप टेक्स्ट में बात करते हैं उसमें आउटपुट बहुत वर्बोज हो जाता है, बहुत बड़े बड़े आउटपुट हो जाता है, तो ये उसकी वीकनेस है। इस तरह हर मॉडल की कोई ना कोई वीकनेस है, कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि किस मॉडल की क्या स्ट्रेंथ है। चैट जीपीटी की स्ट्रेंथ क्या है अभी, इमेज जनरेशन। क्लाउड की स्ट्रेंथ क्या है, कोडिंग और रीजनिंग, एग्जैक्टली। इस तरह जेमिनी पे आ जाता है। अब जेमिनी की अच्छी बात ये है कि जेमिनी वेब सर्च बहुत फास्ट करता है। ये भी हम अगर थोड़ी सी लॉजिक यूज करें तो हमें पता होना चाहिए क्यों फास्ट करता है, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है, पीछे गूगल सर्च है, वो फटाफट जाता है, सर्च करके आपको रिजल्ट्स लाके देता है। तो जिस काम में आपको वेब सर्च करना हो, डीप सर्च करना हो, तो उस काम के लिए कौन सा बेस्ट टूल रहता है हमारे पास, जेमिनी, ठीक है। इसके अलावा आपको कभी अपने मोबाइल में यूज करना है या ये आपने व्हाट्सएप पे है आप या इंस्टाग्राम वगैरह पे है, तो अगर उसके अंदर भी हमने यूज करना है, आपको ऐप से बाहर नहीं जाना, तो हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल मेटा एआई का। आप व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होता है, इंस्टाग्राम पे भी आपका मेटा एआई का आ रहा होता है। तो अगर आपने किसी ऐप के अंदर इवेंट हुआ या यूज करना है, उसके लिए आप मेटा एआई यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज थी। अब जब भी आप लोगों ने जो ना कोई चीज करनी है तो आपने पहले देखना है उसके लिए बेस्ट मॉडल कौन सा है। ऐसा नहीं है कि आप चैट जीपीटी से जो है ना क्लाउड से इमेज जनरेट करवा रहे हैं, जबकि चैट जीपीटी उससे अच्छी भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो क्लियर है, इसमें कुछ इतना क्लियर है, कोई क्वेश्चन? एक मिनट लेते। अच्छा, लास्ट चीज ये है कि हम जो है ना जो भी एलएलएम से क्वेरी करते हैं ना उसको वेरीफाई करवाना बड़ा जरूरी है कि इसने जो जवाब दिया है सही है नहीं है। सिंपल चीजों का तो वो जवाब बहुत इजीली दे देगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी चीजें मुश्किल हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कुछ चीजों में टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, तो हो सकता है वो हेलुसिनेट करने लग जाए, गलत आंसर देने लग जाए। तो उसकी एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि कोई भी टास्क जो आपको लग रहा है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आपने एक एलएलएम खोला, क्लाउड खोला, उससे क्वेरी करी, उसका आंसर निकालवाया उससे, और आपको शक हो रहा है ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है इसमें, तो आपने दूसरी तरफ चैट जीपीटी खोला, उसको उसका इनपुट दिया, जो भी प्रॉब्लम आपने दिया और मैच करा कि आंसर सेम है या नहीं है। अब दोनों आंसर आपको लग रहे हैं दोनों अलग अलग आंसर है, तो आपने तीसरा खोल लिया, आपने क्वेरी भी खोल लिया, आपने उसको भी सेम क्वेरी दी, और फिर हम देखते हैं ये तीनों के जो आउटपुट है इसमें सिमिलरिटीज क्या है। तो जो सिमिलरिटीज हमारे पास आ रही होती है इसका मतलब वो सही आंसर है, और जो चीजें हमें इनकन्वीनियंट हो रही होती है उसमें इसका मतलब वो उसने हेलुसिनेट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज हो, एक एलएलएम से आउटपुट लेके दूसरे एलएलएम से उसको वेरीफाई करवाना है कि ये सही आउटपुट है भी या नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि दूसरे एलएलएम में जाना बहुत एक बड़ा टास्क है, तो दोबारा चैट जीपीटी को सेम प्रॉम्प्ट दो, जेमिनी को सेम प्रॉम्प्ट दो, क्लाउड को सेम प्रॉम्प्ट दो, तो आप ये भी कर सकते हो कि क्लाउड को खुद ही बोलो कि अपना आउटपुट एक दफा वेरीफाई कर ले, फिर हार्ड करें, उसको वेरीफाई करें और फिर मुझे बताएं कि आंसर सही है कि नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि पहले प्रॉब्लम में क्लाउड ने इतनी रीजनिंग नहीं करी, फिर हार्ड नहीं किया और आपको जल्दी से आंसर दे दिया। आप उसी को दोबारा बोल दो कि इस पे रीजनिंग करके मुझे दोबारा आंसर दे, तो वो आंसर पहले से बेटर आता है। अगर तभी बेटर नहीं आ रहा, फिर हम जाते हैं दूसरे एलएलएम मॉडल्स में सेम क्वेश्चन के साथ और फिर उनका आंसर इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो यहीं तक आज तक के टॉपिक्स थे, 13 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका हम जल्दी रिवीजन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप लोगों का असाइनमेंट जो है वो ग्रुप में शेयर कर देंगे सामान, तो आप लोगों ने ग्रुप में एक्टिव रहना है। जैसे असाइनमेंट आए उसका हम कोशिश करेंगे गूगल फॉर्म भी 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो सर सुभान कंप्लीट हो गए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ग्रुप में ऐड नहीं है, तो मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। पिक्चर निकाल लें और मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सही है। यहाँ पे नंबर टाइप कर, 1 मिनट बैठ, मैं अपना नंबर देता हूँ, सही है। जितने भी टॉपिक्स हुए ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इनको शॉर्टली रिपीट करेंगे। अभी जो टाइम हो चुका है कंप्लीट, तो अभी हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।